मैंने सचमुच ऐसा एसएसएस स्तरीय पालतू प्राणी पालन प्रतिभा जागृत किया था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन बदकिस्मती से मैंने एक ऐसे साधारण स्तर के छोटे आंखों वाले बंदर के साथ अनुबंध कर लिया जो कुत्ते से भी बदतर था। इस वजह से न केवल पूरे स्कूल के शिक्षक और छात्र मेरा मजाक उड़ाकर मुझे ऐसा बेकार इंसान समझने लगे जिसे बस किस्मत से एसएसएस प्रतिभा मिल गई थी, बल्कि मेरी पुनर्जन्म लेकर लौटी ठंडी स्वभाव वाली बचपन की दोस्त भी मन ही मन मुझे आसानी से त्यागे जा सकने वाले मोहरे के रूप में देखती थी। वहीं घमंडी अमीर परिवार के दूसरे लड़के ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वास्तविक युद्ध परीक्षा में वो मेरे इस कचरे जैसे बंदर को पीट पीट कर मांस का लोथड़ा बना देगा। लेकिन केवल मैं ही जानता था कि ये देखने में बेहद बेकार लगने वाला पालतू प्राणी न केवल 100% पौराणिक अनुकूलता रखता था, बल्कि भविष्य में एक ऐसी भयानक प्राणी में विकसित हो सकता था जो मुझे चौंका देगा। मेरे भीतर जागृत हुए सुपर गॉड पेट बीस्ट सिस्टम की वजह से, जहां दूसरे लोग अपने छोटे पालतू प्राणियों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, मुझे केवल उंगली से हल्का सा स्पर्श करना होता था और मैं सीधे उन्हें प्राचीन दिव्य प्राणियों की अजेय रक्त रेखा के साथ विलय करा सकता था। एक ही पल में उनकी सीमाएं टूट जाती थीं और वे सीधे छाबंद स्तर तक पहुंच जाते थे। इस समय कॉलेज प्रवेश की बड़ी परीक्षा के मैदान में मेरे सामने एक कमांडर स्तरीय लोहे का विशालकाय प्राणी पूरी गति से दौड़ता हुआ आ रहा था। लेकिन मेरा छोटा आंखों वाला बंदर न केवल पीछे नहीं हटा, बल्कि अचानक 5 मीटर ऊंचे जेड टाइगर के विशाल रूप में बदल गया। बस धड़ाम, लोहे के विशालकाय प्राणी को उसने एक ही मुक्के में दीवार के अंदर धंसा दिया। वो इतना बुरी तरह फंस गया कि उसे बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया। और जो पुनर्जन्म लेकर आई मेरी बचपन की दोस्त अभी कुछ देर पहले तक ऊंचे स्तर से सब कुछ देख रही थी। वो इस समय परीक्षण उपकरण पर लगातार बढ़ते हुए उन अविश्वसनीय आंकड़ों को घूर रही थी। उसका चेहरा भय से भर गया और वो कांपती आवाज में बोल उठी, मध्य स्तर 54 श्रेणी, ये कैसे संभव है? हालांकि पूरे मैदान को हिला देने वाला ये दृश्य अभी से नहीं शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 40 दिन पहले की जागृति रस्म से हुई थी। 40 दिन पहले बड़ा शहर, जेड बीस्ट पार्क का मुख्य सभागार, एसएसएस स्तरीय प्रतिभा, पाजू स्तर की जन्मजात पालतू प्राणी प्रतिभा लुओ एनफाई। मेरी आवाज पूरे सभागार में गूंज रही तालियों के बीच सुनाई दे रही थी। मैंने अपने पास खड़ी उस ठंडी बर्फ जैसी लड़की की ओर देखा। उसका नाम लुओ एनफेई था। वो मेरी बचपन की दोस्त थी। कल की जागृति रस्म में उसने अपनी एसएसएस स्तरीय प्रतिभा के कारण पूरे शहर को हिला दिया था। और मैंने केवल एक साधारण सी 20 स्तरीय प्रतिभा जागृत की थी। मैंने मन ही मन खुद पर व्यंग्य किया। इस दुनिया में आए 18 साल हो गए, फिर भी मुझे कोई चीट नहीं मिला। लगता है मैं सचमुच बस एक आम किरदार हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं थी, क्योंकि एक छइये करने वाले व्यक्ति के रूप में कल जागृति के समय ही मैंने एक दिव्य जेड बीस्ट सिस्टम भी जागृत कर लिया था। इस समय हम दोनों जेड बीस्ट अंडे चुनने वाले हॉल में खड़े थे। मेरी नजर सामने रखी एक के बाद एक अंडों की कतार पर घूम रही थी। केवल मैं ही उन अंडों के ऊपर दिखाई देने वाले पारदर्शी सिस्टम शब्द देख सकता था। मैंने सैकड़ों अंडों को जांच लिया, लेकिन सबसे अधिक अनुकूलता वाला अंडा भी मुश्किल से 30% तक पहुंचा था। मैंने मन ही मन गाली दी, क्या यहाँ के सारे अंडे ही इतने बेकार हैं? तभी बगल से लुओ एनफेई की ठंडी आवाज आई, क्या अभी तक नहीं चुना? कोई नहीं जानता था कि मेरे सामने खड़ी ये लड़की वास्तव में आधे घंटे पहले ही पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। पिछले जीवन में वो तारों से भरे आकाश की दुनिया में एक शक्तिशाली योद्धा थी, लेकिन अंततः विदेशी जातियों के घात में उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इस बार दोबारा जीवन मिलने के बाद वो न केवल अपने पिछले जीवन का युद्ध अनुभव साथ लेकर आई थी, बल्कि उसने एक तुलना प्रणाली भी जागृत की थी। लुओ एनफेई ने मेरी ओर देखते हुए मन ही मन आह भरी। पिछले जीवन में मैंने एक साधारण पालतू प्राणी चुना था और अंत में मेरा पूरा परिवार एक पालतू प्राणी के घोंसले में मारा गया था। इस बार वो अपने बचपन के दोस्त के रूप में मुझे बचाने का फैसला कर चुकी थी। वो एक अंडे की ओर इशारा करते हुए बोली, इसे चुनो, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वो एक ऐसा अंडा था जिस पर लाल दरारें फैली हुई थी। मैंने उस पर नजर डाली। मेरे दिल में अचानक जोरदार हलचल हुई। 50! इस लड़की ने यूं ही एक अंडा चुना और उसने मेरे सिस्टम की शुरुआती शर्त पूरी कर दी। मैंने अपने मन के उत्साह को दबाया और कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं थोड़ा और देख लेता हूँ, इसे बैकअप के तौर पर रखता हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, मेरी अंतर्ज्ञान कह रही है कि सबसे अच्छा अंडा अभी सामने नहीं आया है। तभी बगल से एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। अरे ये वही लुओ चेन नहीं है जिसने अभी अभी 20 स्तरीय प्रतिभा जागृत की है? क्या हुआ? एसएसएस स्तरीय लुओ देवी खुद तुम्हारी मदद कर रही हैं और तुम फिर भी पसंद नापसंद कर रहे हो? आने वाला लड़का पड़ोसी कक्षा का ली रुई था। वो एस स्तरीय प्रतिभा वाला व्यक्ति था और उसकी जन्मजात पालतू प्रजाति एक बेहद शक्तिशाली प्राणी थी। वो हमेशा लुओ एनफेई का पीछा करता था, इसलिए वो अपने मन की सारी नाराजगी मुझ पर निकालता था, क्योंकि मेरा और लुओ एनफेई का रिश्ता काफी करीबी था। लुओ एनफेई ने उसे सीधे नजरअंदाज कर दिया। उसकी ठंडी आंखों में ऐसा भाव था मानो वो किसी हवा के झोंके को देख रही हो। नजरअंदाज किए जाने के बाद ली रुई का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। वो मुड़ा और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, समय बर्बाद मत करो। 20 स्तरीय प्रतिभा वाले इंसान के लिए साधारण प्रजाति का पालतू प्राणी ही तुम्हारी सही मंजिल है। फिर उसने कोने में पड़े एक अंडे की ओर इशारा किया, इसे देखो, ये मुर्गी का अंडा तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के लिए सबसे उपयुक्त है। वो एक धूसर सफेद अंडा था जिस पर अजीब लाल नसें फैली हुई थी और जिसकी जीवन ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। मैंने अनजाने में उसकी ओर देखा। मेरी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। मेरे दिल में तूफान उठ गया। 100! सच में पूर्ण अनुकूलता। मैंने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर उस तथाकथित मुर्गी के अंडे को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। फिर मैं मुड़ा और जाने लगा। धन्यवाद ली भाई, आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करता हूँ। मैं यही अंडा लूंगा। ली रुई कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। इसके बाद वो जोर से हंस पड़ा।
हाँ, तुमने सच में वही कचरा चुन लिया? लुओ चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? आसपास के छात्र भी मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में उपहास और तिरस्कार भरा हुआ था। वो अंडा पिछले 3 वर्षों से यहाँ पड़ा था और किसी ने उसे कभी नहीं चुना था। उसकी जीवन ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि लगभग महसूस ही नहीं होती थी। सभी के मन में एक ही विचार था, इस लड़के का भविष्य यहीं खत्म हो गया। लुओ एनफेई ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में निराशा की हल्की झलक दिखाई दी। उसे लगा कि मैंने गुस्से में आकर एक मृत अंडा चुन लिया था। उसने मुझे रोकते हुए ठंडी आवाज में कहा, लुओ चेन, जेड बीस्ट के साथ अनुबंध करने का मौका केवल एक बार मिलता है। अपने भविष्य को मजाक मत बनाओ। मैं रुका नहीं। मैंने केवल पीछे से जवाब दिया, भविष्य देखा नहीं जाता, उसे लड़कर बनाया जाता है। मैं सीधे पंजीकरण डेस्क की ओर चला गया। मैंने अपनी उंगली काटी। खून की एक बूंद धूसर सफेद अंडे के खोल पर गिरी। टप! अगले ही पल मेरे कानों में केवल मुझे सुनाई देने वाली सिस्टम आवाज गूंजी। धड़ाम! मेरे दिमाग के भीतर एक विशाल तारों भरा आकाश अचानक फट पड़ा। मेरी मूल साधारण 20 स्तरीय प्रतिभा उसी क्षण तेजी से पुनर्गठित होने लगी। शुद्धिकरण। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन कहा, जब सबको चौंकाना ही है तो फिर इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। मैंने सीधे सिस्टम द्वारा प्रदान की गई छिपाने वाली व्यवस्था को बंद कर दिया। अगले ही पल पूरे सभागार की रोशनी अचानक बुझ गई। एक विशाल असीम तारों भरा आकाश मेरे शरीर से बाहर निकलते हुए सीधे पूरे सभागार में प्रकट हो गया। मेरे पीछे एक धुंधली देवता की परछाई प्रकट हो गई थी, जो तारों से बने सिंहासन पर विराजमान होकर सभी जीवों को नीचे से देख रही थी। लेकिन ली रुई को सबसे ज्यादा जिस बात ने तोड़ दिया वो था वो जेड बीस्ट अंडा, जिसका उसने मजाक उड़ाते हुए उसे मुर्गी का अंडा कहा था। इस समय वो अंडा पागलों की तरह तारों की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। गड़क! अंडे का खोल टूट गया। उसमें से एक ऐसा छोटा बंदर उछलकर मेरे सिर पर आ बैठा, जिसका पूरा शरीर पत्थर की मूर्ति जैसा था और जिसके बाल बेहद कमजोर दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने शरीर के भीतर उमड़ती उस सुपर गॉड स्तर की शक्ति को महसूस किया और अपने सामने पूरी तरह सफेद पड़ चुकेली रुई की ओर देखा। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो इस मुर्गी के अंडे के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में पूरे हॉल में फैली तारों की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन मेरे द्वारा पैदा किया गया सदमा भूकंप के बाद आने वाले झटकों की तरह लंबे समय तक खत्म नहीं हुआ। वो बंदर नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ थी। लुओ एनफेई ने मेरे सिर पर बैठे उस छोटे अग्नि बंदर को घूर कर देखा। एक पुनर्जन्म लेने वाली व्यक्ति के रूप में उसने पिछले जीवन में अनगिनत शीर्ष स्तर के पालतू प्राणियों को देखा था। ये बंदर इस समय देखने में भले ही बेहद निम्न स्तर का लग रहा था, लेकिन उसकी उन सुनहरी आंखों में एक ऐसी बेकाबू भूख छिपी हुई थी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। वह एक ऐसी दबावपूर्ण शक्ति थी जो केवल उस रक्त रेखा में दिखाई देती है जो अभी तक पूरी तरह जागृत नहीं हुई होती। टिंग! मेरे दिमाग में मौजूद तुलना प्रणाली लगातार मुझे जल्दबाजी करने के लिए चेतावनी दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने मन के सदमे को शांत किया। मैं आखिरकार लुओ देवी का पुनर्जन्म थी। मेरे पीछे मेरे पिछले जीवन की सारी शक्ति और अनुभव थे। भले ही लुओ चेन की प्रतिभा में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ हो, मुझे फिर भी विश्वास था कि मैं उसे दबा सकती हूँ। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, लुओ चेन, अभी अभी तुम्हारी प्रतिभा का प्रदर्शन वास्तव में बेहद प्रभावशाली था, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि एक जेड बीस्ट मास्टर की ताकत केवल प्रतिभा से तय नहीं होती। ये संसाधनों और प्रशिक्षण पर भी निर्भर करती है। इस छोटे अग्नि बंदर की शुरुआती क्षमता बहुत कम है। भले ही उसके पास कोई विशेष शक्ति हो, शुरुआत में दूसरे लोग तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे। अगर तुम्हें संसाधनों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरी बातों में चिंता तो थी, लेकिन मेरे शब्दों में अब भी पिछले जीवन वाली वो भावना मौजूद थी, जैसे मैं दूसरों की तुलना में ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर उनका मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उस छोटे बंदर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, संसाधन मैं खुद ढूंढ लूंगा। फिर मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम लुओ देवी, अब जाकर अपने असली जीवन साथी को चुनो। उसी समय सभागार के बाहर अचानक तेज गर्जना सुनाई दी। कई काले कपड़े पहने अंगरक्षक एक वृद्ध व्यक्ति को घेरे हुए अंदर आए। उस वृद्ध की आंखें बिजली की तरह तेज थीं। वो इस शहर के जेड बीस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष लिन झेनफेंग थे। उनकी आवाज घंटी की तरह पूरे हॉल में गूंज उठी। अभी अभी किसने कोई असाधारण प्रतिभा जागृत की है। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि सभी के कानों में गूंज उठी। ली रुई ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। वो आगे बढ़ा और मेरी ओर उंगली करके शिकायत करने लगा, अध्यक्ष लिन, यही लड़का है। इसने शीर्ष स्तर की प्रतिभा जागृत की है, लेकिन खुद ही बर्बाद होने पर तुला हुआ है। इसने 3 साल से खारिज किए जा चुके उस मृत अंडे के साथ अनुबंध कर लिया। ये तो सचमुच प्रतिभा की बर्बादी है। लिन झेनफेंग मेरे सामने आए। उन्होंने मेरे पास खड़े उस कमजोर छोटे अग्नि बंदर को देखा और उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। बकवास! इतनी उच्च प्रतिभा और उसके साथ ये चीज? अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी प्रतिभा है तो तुमने बिना किसी क्षमता वाले साधारण प्राणी को क्यों चुना? मैं जवाब देने ही वाला था कि मेरे कानों में अचानक सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। टिंग! मेरी आंखें हल्की सी चमक उठी। शेन यून की झुग्गी बस्ती। इस शहर में उसे देवताओं द्वारा भुला दिया गया कोना कहा जाता था। वहाँ हर तरह के लोग रहते थे, यहाँ तक कि कुछ खतरनाक पंथों के सदस्य भी वहाँ छिपे होने की अफवाह थी। अध्यक्ष लिन की ओर देखते हुए मैंने शांत स्वर में कहा, अध्यक्ष, कभी कभी हमारी आंखों को जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि पूरी सच्चाई हो। मैंने ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। मैंने केवल लिन झेनफेंग की ओर विनम्रता से सिर झुकाया। फिर सभी के हैरान चेहरों के बीच अपने छोटे बंदर को लेकर सीधे मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। पीछे से लुओ एनफेई की आवाज आई, लुओ चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, ऐसे
ऐसी जगह जहाँ ये वास्तव में जागृत हो सके। लीरुई तुरंत एक तरफ से चिल्लाने लगा, ये पागल हो गया है, ये निश्चित रूप से पागल हो गया है। उस जगह में तो पुलिस भी जाने को तैयार नहीं होती, और ये अभी अभी जन्मे छोटे बंदर को लेकर वहाँ जाकर मरने जा रहा है। लुओ एनफेई मेरी लंबी और सीधी पीठ को घूरती रही। उसके मन में पैदा हुई बेचैनी और भी बढ़ गई। तुलना प्रणाली द्वारा दिए गए आंकड़ों में एक अजीब बदलाव हो रहा था, ऐसा बदलाव जो उसकी समझ के अनुसार पहले कभी नहीं हुआ था। उसके मन में अचानक एक भयानक विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये भी मेरी तरह भविष्य की जानकारी लेकर वापस आया है? ये विचार आते ही लुओ एनफेई के पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मूल रूप से उसका इरादा उस एसएसएस स्तरीय बर्फीले पीले सांप के साथ अनुबंध करने का था। वही उसके पिछले जीवन का जन्मजात जेड बीस्ट था। लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने अध्यक्ष लिन की ओर देखा और कहा, अध्यक्ष लिन, मेरा एक जरूरी काम है, मैं पहले जा रही हूँ। अनुबंध की बाकी प्रक्रिया मैं एसोसिएशन के मुख्यालय में पूरी करूंगी। इतना कहकर लुओ एनफेई की आकृति एक धुंधली परछाई में बदल गई। वो वास्तव में मेरा पीछा करते हुए निकल गई। दक्षिणी शहर की झुग्गी बस्ती, यहाँ गंदा पानी हर जगह बह रहा था। दोनों तरफ खड़ी जर्जर इमारतें ऐसी लग रही थीं मानो किसी विकृत राक्षस के पंजे हों। मैंने अपनी बाहों में रखे छोटे अग्नि बंदर की बेचैनी महसूस की। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कीतियान, अभी अभी तुम्हारा नाम रखा है, तुमने भी इसे महसूस किया है ना? वो शक्ति जो तुम्हारी रक्त रेखा की गहराई से आ रही है। छोटे अग्नि बंदर की आंखों में इस समय जबरदस्त लालसा दिखाई दे रही थी। मैं अंधेरी गली से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक पुराने कबाड़ खरीदने वाले केंद्र के सामने मेरे कदम रुक गए। कबाड़ के ढेर के एक कोने में एक गंदी सी छोटी लड़की बैठी थी। वो अपनी बाहों में मिट्टी से सना हुआ एक गोल पत्थर पकड़े हुए थी। मैंने उस पत्थर पर नजर डाली। मैंने मन ही मन कहा, मिल गया। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे पीछे अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। लुओ चेन, उस जगह से दूर हटो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लुओ एनफेई तेज तेज सांस लेते हुए वहां खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कई बुरी नजर वाले झुग्गी के बदमाश भी थे। उन्होंने हुड वाली जैकेट पहन रखी थी और उनके हाथों में चमकते हुए चाकू थे। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक मोटा बदमाश अपनी जीभ से होंठों को चाटते हुए बोला, वाह, शहर में इतने अच्छे कपड़े पहने लोगों को देखे हुए बहुत समय हो गया। उसने मेरी ओर देखते हुए अपनी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई। जल्दी से इस गली में आ जाओ। मैंने उन बदमाशों की ओर देखा तक नहीं, मैंने सीधे लुओ एनफेई की ओर देखा। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने अपने हाथ में चमकती हुई रोशनी पैदा की। चारों ओर अचानक ठंडी हवा फैल गई। मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। मैंने केवल हल्की सी मुस्कान दी। फिर मैंने छोटे अग्नि बंदर को जमीन पर उतार दिया। बहुत अच्छा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया की युद्ध प्रणाली के सामने ये तथाकथित पौराणिक अनुक्रम आखिर कितना शक्तिशाली है। मैंने छोटे अग्नि बंदर की ओर देखा। इतिहान, उस सरगना को पकड़ो। मैंने एक पल रुककर कहा, बस उसे मारना मत। अगले ही क्षण छोटे अग्नि बंदर की आकृति अचानक गायब हो गई। वो एक धूसर बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ा। अंधेरी झुग्गी की गलियों को पीछे छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाहर निकल आया। कुछ ही समय बाद सूर्य की रोशनी फिर से मेरे शरीर पर पड़ने लगी, लेकिन ये रोशनी इस समय लुओ एनफेई के उलझे हुए मन तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही थी। वो मेरी ओर लगातार देखती रही। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, आखिर तुम हो कौन? लुओ चेन। उसके बगल में वो भयानक यामाशान भालू खड़ा था, जिसके शरीर पर बने टैटू जैसी रेखाएं भारी दबाव फैला रही थी। लुओ एनफेई ने गहरी सांस ली और संदेह भरे स्वर में पूछा, लुओ चेन, तुमने अभी जो इस्तेमाल किया था वो कोई साधारण विकास औषधि नहीं थी, है ना? मैंने उसकी ओर देखा। उस पत्थर के बारे में तुम्हें जानकारी कहाँ से मिली? मैंने सिर भी नहीं घुमाया और बिल्कुल सामान्य स्वर में जवाब दिया, किस्मत अच्छी थी। स्कूल की लाइब्रेरी में एक प्राचीन ग्रंथ के बचे हुए कुछ पन्नों में उसके बारे में पढ़ा था। मैंने उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों? लुओ देवी को भी इस तरह के कचरे में दिलचस्पी है? लुओ एनफेई कुछ पल के लिए शब्दहीन रह गई। पिछले जीवन में उसने वास्तव में एक प्राचीन खंडहर में ऐसी ही चीजों के बारे में रिकॉर्ड देखा था, लेकिन उस चीज को निकालने के लिए एक शीर्ष स्तर के एल्केमिस्ट के साथ कई बेहद महंगी सामग्रियों की जरूरत पड़ती थी। मेरी तरह उसे सीधे निगल जाना, ये तो पूरी तरह से अभूतपूर्व विकास था। तिंग! लुओ एनफेई की आंखों में हैरानी चमकी। गहरे समुद्र का ड्रैगन सार? वो तो जल तत्व या परिवर्तन तत्व वाले पालतू प्राणियों के लिए दिव्य स्तर की क्षमता वाला पवित्र पदार्थ था। लुओ चेन उसे क्यों चाहता था? उसका बंदर तो स्पष्ट रूप से पृथ्वी तत्व का था। मैं भी वानबाओ नीलामी घर जा रही हूँ, रास्ता भी वही है। लुओ एनफेई ने अपने मन के संदेह को दबाया और मेरे पीछे चल पड़ी। वानबाओ नीलामी घर, ये पूरे शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था। आज यहाँ सामान्य से कहीं ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि अफवाह थी कि आज एक अपूर्ण लेकिन पौराणिक श्रेणी की सामग्री नीलामी के लिए आने वाली है। कई साधारण दिखने वाले भाड़े के सैनिकों से लेकर अमीर व्यापारी तक यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं यामाशान भालू को साथ लेकर जैसे ही मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, पूरे हॉल में हलचल मच गई। ओह, वो यामाशान भालू है। ऐसा भयानक जानवर तो केवल हर भर के सबसे गहरे हिस्सों में पाया जाता है। ये किसका बॉडीगार्ड है? रुको, उस लड़के ने तो दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। मैंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे काउंटर की ओर बढ़ गया। नमस्ते, मैंने ऑनलाइन जिस वस्तु को बुक किया था मैं उसे लेने आया हूँ। नंबर 79। काउंटर पर बैठी लड़की ने पहले मुझे देखा, फिर मेरे पीछे खड़े काले बालों वाले विशाल राक्षस को देखा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से रिकॉर्ड खोला। नंबर 79। वो सूखा हुआ ऑक्टोपस का स्पर्शक है। सर, उस वस्तु की जांच में पता चला है कि ये गहरे मानसिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसे किसी भी पालतू प्राणी द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। क्या आप फिर भी इसे लेना सुनिश्चित करते हैं? सुनिश्चित? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान कर दिया। ये पैसा मेरी इस दुनिया में आने के बाद से बचाए गए सभी छात्रवृत्ति और पार्ट टाइम काम की कमाई थी। पूरे 30,000 बड़े शहर के क्रेडिट। एक पल में सब खत्म हो गया। उसी समय एक घड़ी पहने हाथ काउंटर पर आकर रुका। रुको, इस चीज के लिए मैं दोगुनी कीमत दूंगा। मुझे ये चाहिए। मेरी भौहें हल्की
सी सिकुड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक कस्टम निर्मित सूट पहने घमंडी युवक मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके पीछे दो ऐसे जेड बीस्ट मास्टर खड़े थे जिनके शरीर से कुलीन योद्धाओं जैसी आभा निकल रही थी। उनके कंधों पर क्रमशः दो बेहद शक्तिशाली ज्वाला बाघ बैठे थे। लुओ एनफेई ने पीछे से उस व्यक्ति को पहचान लिया। वो बड़े शहर के सु परिवार का अमीर युवा उत्तराधिकारी सु मिंगहाई था। वो पिछले वर्ष ही स्नातक हुआ था और अब ब्लैक आयरन 5 सितारा जेड बीस्ट मास्टर बन चुका था। सु मिंगहाई ने लुओ एनफेई की ओर देखकर एक ऐसा मुस्कुराया जिसे वो खुद बेहद शालीन समझता था। एनफेई, ऐसे अनजान गरीब लोगों द्वारा लाई गई गंदी चीजें तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर उसने मेरी ओर देखा। लड़के, इस चीज में मौजूद प्रदूषण इतना गंभीर है कि तुम्हारा बंदर पागल हो सकता है। पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, ऐसे जैसे मैं किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, कीतियान, इसने मेरा सिर खा लिया है। ठीक है। यामाशान भालू ने आधा कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल एक वास्तविक और भयानक दबाव अचानक विस्फोट की तरह पूरे हॉल में फैल गया। जो दो ज्वाला बाघ अभी कुछ क्षण पहले बेहद शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे, उन्होंने जैसे अपनी रक्त रेखा के मूल स्रोत से आने वाले किसी भयानक भय को महसूस कर लिया। दोनों ने एक दर्दनाक चीख निकाली। फिर वे अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर सीधे जमीन पर लेट गए। उनके शरीर कांप रहे थे। सु मिंगहाई के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। उसका चेहरा पल भर में पूरी तरह सफेद पड़ गया। तुमने नीलामी घर में हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैंने हमला नहीं किया, तुम्हारे कुत्ते ने खुद डरकर ऐसा किया है। मैंने काउंटर वाली लड़की के हाथ से सीलबंद गहरे बैंगनी रंग का वो सूखा स्पर्शक उठा लिया। केवल मेरी आंखें उस चीज के ऊपर घूम रहे अजीब सिस्टम शब्दों को देख सकती थी। मैं लुओ एनफेई के पास गया। उसके कान के पास झुककर मैंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल हम दोनों ही सुन सकें। लुओ एनफेई, यही तुम्हारी तथाकथित तुलना है? मैंने उसे घूरते हुए कहा। अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना अगली बार मेरी मुट्ठी शायद खुद को रोक न पाए। इतना कहकर मैं सभी के हैरान चेहरों के बीच उस अजीब वस्तु को लेकर नीलामी घर से बाहर निकल गया। लुओ एनफेई वहीं खड़ी रह गई। उसकी हथेली इस समय ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। टिंग! लुओ एनफेई ने गुस्से में अपने दांत पीसे। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद एक पुनर्जन्म लेने वाली व्यक्ति के रूप में उसकी पूरी कहानी की भूमिका ही गलत थी। लुओ चेन जो भूमिका निभा रहा था वो किसी नायक की नहीं थी। वो तो साफ तौर पर देवताओं और बुद्धों का विनाश करने वाले अत्याचारी की भूमिका निभा रहा था। नीलामी घर से बाहर निकलते ही मैं अपने हाथ में पकड़े उस सीलबंद डिब्बे को देखने लगा। मेरी आंखों में पागलपन जैसी चमक थी। अगला, क्रथुलू, ये दुनिया अब सचमुच मजेदार होने वाली है। मैं अपने किराए के छोटे से अपार्टमेंट में वापस आया। अंदर जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। कीतियान, अभी अभी एक असामान्य स्तर का विकास पूरा करने के कारण मेरा शरीर बेहद मजबूत था, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति थोड़ी थकी हुई थी। कीतियान इस समय कमरे के एक कोने में बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें लगातार खिड़की के बाहर की हर हलचल को सतर्कता से देख रही थीं। मैं अपनी मेज के सामने बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उस शीशे के डिब्बे को खोला। क्लिक! जैसे ही ढक्कन थोड़ा सा खुला, एक ठंडी, नम और सड़ी हुई समुद्री घास जैसी गंध अचानक पूरे कमरे में फैल गई। उस गहरे बैंगनी रंग के स्पर्शक में जैसे जीवन था। वो धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी सतह पर बने चूषण कप खुलते और बंद होते रहे, और उन्हीं के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे अनगिनत ओवरलैपिंग धीमी फुसफुसाहटें मेरे कानों में एक साथ गूंज रही हों। किसी सामान्य इंसान के लिए ये चीज शायद एक पल में उसे पागल कर देती। टिंग! अमानसिक गुण वाला कोई योछों बड़े शहर के ब्लैकस्टोन टाउन में ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन सामान्य योछों क्रथुलू की रक्त रेखा का भार सहन नहीं कर सकता था। मैंने अपनी उंगलियों से मेज पर हल्के हल्के थपथपाया। मेरा दिमाग तेजी से संभावनाओं पर विचार कर रहा था। कुछ देर बाद मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। समझ गया। अगली सुबह बड़े शहर के एक्वेरियम के बाहर मैं पहुंचा। वहां लुओ एनफेई पहले से ही गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। टिंग! उसके दिमाग में तुलना प्रणाली की जबरन सक्रिय हुई आवाज गूंजी। लुओ एनफेई ने अपने होंठ दबा लिए। कल मुझे देखकर उसे जो निराशा हुई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी, और आज सिस्टम ने उसे ऐसा जानलेवा आदेश दे दिया था। लुओ चेन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसने कुछ दूरी पर मेरी ओर देखा। मैंने धुले धुले रंग उड़ चुके हुड वाले कपड़े पहन रखे थे। मेरा एक हाथ जेब में था और मैं बिना किसी जल्दबाजी के उसकी ओर बढ़ रहा था। मेरे कंधे पर सिकुड़ा हुआ कीतियान बैठा था। देखने में वो बिल्कुल एक साधारण पालतू बंदर जैसा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली वो हल्की सी हिंसक आभा अभी भी मेरे आसपास के लोगों को असहज कर रही थी। मेरे पास से गुजरने वाले लोग अपने आप रास्ता छोड़ रहे थे। एक्वेरियम के प्रवेश द्वार पर हमारी नजरें मिली। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर मिल रहे हैं लुओ देवी। इस बार किसकी सिस्टम बेहतर है, ये तुलना करने आई हो? लुओ एनफेई ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए गंभीर स्वर में कहा, लुओ चेन, इस समय एक्वेरियम के अंदर बेहद खतरनाक स्थिति है। वहाँ मानसिक प्रदूषण फैल रहा है। तुम्हारे जैसे ब्लैक आयरन स्तर के जेड बीस्ट मास्टर के लिए इसे संभालना संभव नहीं है। हालांकि वो मुझे हराना चाहती थी, लेकिन पिछले जीवन की उसकी नैतिक सीमाओं ने उसे एक बार फिर मुझे चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी ओर देखे बिना कहा, खतरनाक जगहों में अक्सर सबसे दिलचस्प शिकार छिपे होते हैं। मैं उसके पास से गुजर गया। मेरी आंखों का कोना तक नहीं रुका। एक्वेरियम के अंदर रोशनी बेहद मंद थी। भविष्य में जीवंत दिखाई देने वाले विशाल पानी के टैंकों में अब जीवन नहीं था। उनमें बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां उल्टी तैर रही थीं। हवा में ऐसी चिपचिपी और घुटन भरी गंध थी जिससे सिर की त्वचा तक सुन्न होने लगे। अचानक, बचाओ, मुझे बचाओ! एक कर्मचारी भय से कांपता हुआ अंदर से रेंगते हुए बाहर आया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उनमें ऐसा आतंक फैला हुआ था जैसे उसने किसी ऐसी भयावह चीज को देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सका। उसी क्षण मेरे कंधे से कीतियान अचानक नीचे कूद
कूद गया। उसका शरीर पल भर में बढ़कर लगभग 1.5 मीटर हो गया। उसके पूरे शरीर के काले बाल खड़े हो गए। उसने अंधेरे गलियारे की ओर मुंह करके धीमी और गहरी चेतावनी भरी गुर्राहट निकाली। लुओ एनफेई भी तुरंत मेरे पीछे अंदर आ गई। उस दृश्य को देखकर उसका चेहरा बदल गया। ये शून्य है। यहाँ सचमुच एक छोटी सी आयामी दरार बन गई है। इसके अंदर कुछ आ जा रहा है। गलियारे के सबसे अंधेरे हिस्से में एक अजीब प्राणी चुपचाप हवा में तैर रहा था। उसका पूरा शरीर पारदर्शी था। आकार केवल एक मुट्ठी जितना था, लेकिन उसके शरीर से अनगिनत पतली टेंटेकल जैसी भुजाएं निकल रही थीं। उसके सिर पर एक विशाल ऊर्ध्वाधर आंख थी जो उसके लगभग आधे शरीर पर फैली हुई थी। मेरी आंखों में चमक आ गई। यही है। लुओ एनफेई ने अचानक मुझे रोकते हुए चिल्लाया, लुओ चेन, हिलो मत। वो चीज एक राक्षस है। वहाँ सीधे तुम्हारे मानसिक समुद्र को चूर चूर कर सकती है। उसके पीछे का शून्य अचानक हिलने लगा। एक बर्फ की मूर्ति जैसी विशाल फीनिक्स की धुंधली परछाई उसके पीछे प्रकट हुई। वह इस छोटे प्राणी को मुझसे पहले नियंत्रित करना चाहती थी, केवल मिशन पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वो मुझे खुद मौत के मुंह में जाने से रोकना चाहती थी। लेकिन मेरी गति उससे भी तेज थी। मैंने सीधे अपनी आत्मा शक्ति की रक्षा हटा दी और उस ड्रीम ऑक्टोपस को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी भौहों के बीच आने दिया। लुओ एनफेई की आंखें फैल गईं। तुम पागल हो गए हो टिंग। उस क्षण मेरे मानसिक समुद्र में मौजूद सारी हिंसक और उथल पुथल भरी ऊर्जा अचानक शांत हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी आंखों की गहराई में एक पल के लिए ऐसी अंधेरी और गहरी चमक दिखाई दी कि सामने खड़ी लुओ एनफेई को अपनी आत्मा तक कांपती हुई महसूस हुई। और मेरे दूसरे कंधे पर अचानक एक नरम, लगभग पारदर्शी छोटा सा ऑक्टोपस दिखाई दिया। वो आराम से मेरे गाल से अपना शरीर रगड़ रहा था। प्यू। छोटे ऑक्टोपस की आवाज बेहद साफ और प्यारी थी, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही आसपास की जगह में हल्की सी आयामी लहर फैल गई। लुओ एनफेई सीधे जमीन पर बैठ गई। उसके दिमाग में सिस्टम की निराशाजनक आवाज गूंज उठी। लुओ एनफेई ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने दुष्ट देवता के शरीर के साथ अनुबंध कर लिया? मैंने छोटे ऑक्टोपस को प्यार से सहलाया, फिर लुओ एनफेई की ओर देखा। मेरे चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। इसका नाम शियाओ यू है, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लुओ सहपाठी, लगता है तुम्हारा दोहरी तुलना वाला सिस्टम कुछ ज्यादा ही भरोसेमंद नहीं है। एक्वेरियम की घटना। साधारण लोगों की नजर में ये केवल अचानक हुई उपकरण खराबी की एक घटना थी, लेकिन बड़े शहर के उच्च अधिकारियों और शक्तिशाली परिवारों के बीच इस घटना ने भूकंप पैदा कर दिया। लुओ चेन, बड़े शहर के दूसरे हाई स्कूल का छात्र, एक साधारण स्तर की प्रतिभा वाला व्यक्ति, लेकिन उसने ऐसे 2 पालतू प्राणियों के साथ अनुबंध किया था जिनकी युद्ध क्षमता सामान्य नियमों के बिल्कुल विपरीत थी। बड़े शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल और शानदार हवेली के अंदर सू परिवार के मुखिया सू डिंगशेंग मेज पर रखी रिपोर्ट को गंभीर चेहरे से पढ़ रहे थे। उनकी भौहें लगातार सिकुड़ी हुई थी। उनके पीछे कल मेरे सामने डर से कांप चुका सू मिंगहाई इस समय दांत पीस रहा था। पिताजी, उस लड़के में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। उसने जो सीलबंद डिब्बा लिया था उसमें प्रदूषित दुष्ट देवता की वस्तु थी, लेकिन उसने उसे सबके सामने निगल लिया। वो निश्चित रूप से किसी दुष्ट पंथ के संगठन में शामिल हो चुका है। सू मिंगहाई ने जहरीले अंदाज में अनुमान लगाया। सू डिंगशेंग ने ठंडी आवाज में कहा, चाहे वो किसी के साथ मिला हो, साधारण प्रजाति को तुरंत विकसित करने वाली ऐसी विधि हमारे सू परिवार के हाथ में होनी ही चाहिए। मिंगहाई, परिवार के 2 प्रशिक्षकों को साथ लेकर जाओ। उसे यहाँ बुलाकर बात करो, बुलाकर लाओ। शब्दों पर सू डिंगशेंग ने विशेष जोर दिया। उधर मैं घर लौटने वाले रास्ते पर चल रहा था। मैंने कित्यान की ओर देखा। कित्यान, यामाशान भालू, अब जेड बीस्ट स्पेस में स्थिर अवस्था में प्रवेश कर चुका है। वहीं शियाओ यू ने खुद को मेरे कमर पर लटके एक छोटे आभूषण के रूप में बदल लिया था। वो लगातार आसपास तैर रही बेहद कमजोर मुक्त आत्मा शक्ति को निगल रहा था। कुछ देर बाद मैं एक सुनसान पार्क के सामने रुक गया। मैंने बिना पीछे देखे कहा, बाहर आ जाओ। इतनी दूर से मेरा पीछा करते करते थक नहीं गए? छाया के भीतर से सू मिंगहाई बाहर आया। उसके साथ 2 मध्य आयु के व्यक्ति भी थे जिनकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। उन दोनों के पास एक डार्क शैडो बीस्ट खड़ा था। उनके शरीर से भयावह ऊर्जा निकल रही थी। वे दोनों ब्लैक आयरन 9 सितारा स्तर के शीर्ष राक्षस थे। बस आधा कदम और तो वे ब्रॉन्ज स्तर में प्रवेश कर सकते थे। सू मिंगहाई ने अपना सिर ऊंचा किया और फिर से अपना पुराना घमंडी रवैया अपना लिया। लुओ चेन, मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी वो विशेष पालतू प्राणी विकास विधि हमें सौंप दो। सू परिवार तुम्हें राजधानी के जेड बीस्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश दिला सकता है। मैंने उसकी बात सुनी, फिर ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। सू परिवार मेरी रक्षा करेगा? क्या तुम्हें अपनी ताकत के बारे में कोई गलतफहमी है? सू मिंगहाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दोनों हमला करो। फ्लेम ब्लेड। दोनों डार्क शैडो बीस्ट काले बिजली के बोल्ट की तरह मेरी ओर झपटे। पलक झपकते ही उन्होंने मेरे पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वे मुझे छूने वाले थे, मेरी कमर पर लटका हुआ छोटा सा शियाओ यू हल्का सा हिला। अचानक एक अदृश्य और बेहद दबावपूर्ण आयामी तरंग मेरे शरीर के केंद्र से चारों ओर फैल गई। मेरे पास आते ही वे दोनों बेहद खतरनाक डार्क शैडो बीस्ट अचानक अजीब तरीके से जम गए। उनके शरीर 3 मीटर की दूरी पर पूरी तरह कठोर हो गए। उनकी आंखों में मौजूद भयावह और हिंसक चमक अब मेरे पीछे प्रकट होती एक विशाल अस्पष्ट छाया में प्रतिबिंबित हो रही थी। मेरे पीछे एक आसमान छूती विशाल आकृति खड़ी थी जिसकी हथेली से अनगिनत टेंटिकल जैसी भुजाएं
निकल रही थीं। वो एक ऐसा अवर्णनीय और भयावह ख्वेइंग था जो सीधे आत्मा की गहराई तक उतर जाने वाला डर पैदा कर रहा था। तो यही है तुम्हारे सू परिवार की रक्षा? सू मिंगहाई की पैंट डर के कारण गीली हो चुकी थी। वो पीछे की ओर रेंगते हुए कांपती आवाज में बोला, नहीं, मेरे पास मत आना। मेरी मंगेतर लुओ एनफेई है। वो एसएसएस स्तरीय प्रतिभाशाली है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो लुओ परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं ठंडी हंसी हंसा। लुओ एनफेई, उससे पूछो क्या अब वो मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत भी करती है? मैं सू मिंगहाई को पूरी तरह बर्बाद करने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक ठंडी तलवार जैसी ऊर्जा नीचे गिरी और हम दोनों को जबरन अलग कर दिया। लुओ एनफेई बर्फ जैसी सफेद पोशाक में हवा में खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे बर्फ और ठंडी धुंध फैल रही थी। टिंग! लुओ एनफेई ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। वो सू मिंगहाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे घृणा तक करती थी। लेकिन सिस्टम का मिशन अनिवार्य था। अगर वो इसे पूरा नहीं करती तो बड़ी मुश्किल से दोबारा बनाई गई उसकी शक्ति फिर से अपने आप कम हो जाती। मैंने उसे देखा। उसने दांत भींचते हुए कहा, लुओ चेन, सू परिवार बड़े शहर में बहुत गहरी जड़ें रखता है। अभी तुम्हारे लिए उनसे पूरी तरह दुश्मनी लेना जरूरी नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कोई भाव नहीं था, केवल ऐसा भाव था जैसे मैं उसके सारे रहस्यों को देख चुका हूँ। लुओ एनफाई के शरीर पर गहरे लाल रंग की हिंसक रेखाएं उभर आईं। सिर्फ उसके जमीन पर उतरने से पैदा हुई तरंग ने ही नीचे की पत्थर की पट्टियों को चूर चूर कर दिया। लुओ एनफेई के आसपास मौजूद लोग हैरानी से चिल्ला उठे। कल ही तो उसका विकास हुआ था, आज ही वो ब्लैक आयरन स्तर की सीमा तक पहुंच गई। आखिर ये किस तरह की राक्षसी प्रशिक्षण गति है? मैंने लुओ एनफेई की ओर उंगली से इशारा किया। फिर कीतियान से केवल एक शब्द कहा, मैं। कीतियान ने बिना किसी झिझक के आगे कदम बढ़ाया। उसकी विशाल मुट्ठी हवा को चीरती हुई सीधे इस पूर्व जीवन की सम्राज्ञी की ओर जा रही थी। धड़ाम! लुओ एनफेई केवल बचाव कर सकी। उसने बर्फ की ढालें एक के बाद एक खड़ी की, लेकिन कीतियान की बर्बर शक्ति के सामने वे परत दर परत टूटती चली गईं। तभी उसे एहसास हुआ, भले ही उसके पास पिछले जीवन की लड़ाई की तकनीकें थीं, लेकिन मेरी इस अतार्किक पौराणिक शक्ति के सामने वो कागज की एक पतली शीट जितनी कमजोर थी। टिंग! लुओ एनफेई पूरी तरह निराश हो गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि ये सिस्टम उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि लगातार उसका अपमान करके उसे और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें गहरी हो गईं। मैंने उसे देखते हुए कहा, मेरी सीमा को बार बार चुनौती मत देना। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर पीछे मुड़े बिना कहा, अगली बार सिस्टम भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरी परछाई धीरे धीरे दूर होती चली गई। डूबते सूरज की रोशनी ने मेरी परछाई को बहुत लंबा कर दिया। लुओ एनफेई ने जमीन पर फैली पूरी तबाही को देखा, फिर अपने कांपते हाथों को देखा। उसके भीतर मौजूद गर्व नाम की आखिरी चीज भी पूरी तरह ढह गई। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये किस तरह का राक्षस है? बड़े शहर का दूसरा हाई स्कूल। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल आखिरी एक सप्ताह बचा था। स्कूल के मार्शल आर्ट्स हॉल के अंदर वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। सभी तीसरी कक्षा के छात्र व्यवस्थित रूप से खड़े थे। मंच पर प्रधानाचार्य के साथ राजधानी से आए कई विशेष अतिथि बैठे थे। वे जियांगन जेड बीस्ट विश्वविद्यालय के प्रवेश विभाग के अधिकारी थे। यहाँ तक कि वे भी बुलाए गए थे। नीचे छात्रों के बीच फुसफुसाहट जारी थी। बकवास! कल लुओ देवी द्वारा एक ही वार में उस दुष्ट देवता को मार गिराने की खबर पूरे शहर में फैल गई है। भले ही उसे थोड़ी चोट आई हो, लेकिन एसएसएस स्तरीय प्रतिभा की असली कीमत समझते हो? नीचे बैठे सुमिंगहाई की दोनों टांगों पर मोटा प्लास्टर चढ़ा था। वो व्हील चेयर पर बैठा प्रवेश द्वार को जहरीली नजरों से घूर रहा था। उसके आसपास सू परिवार के नए विशेषज्ञ खड़े थे। इस बार वे सभी ब्रॉन्ज स्तर के शक्तिशाली लोग थे। जब मैं बिना किसी जल्दबाजी के हॉल के अंदर आया तो पहले से शोरगुल से भरा वातावरण अचानक कुछ सेकंड के लिए अजीब तरह से शांत हो गया। मैंने वही धुली हुई, रंग उड़ चुकी हुड वाली पोशाक पहन रखी थी। मेरे दोनों कंधों पर दो अलग अलग पालतू प्राणी बैठे थे। बाईं ओर छोटा किया हुआ काले बालों वाला कीतियान जो ऊबते हुए अपना कान खुजा रहा था। दाईं ओर लगभग पारदर्शी जेली जैसा नरम शियाओ यू आराम से झूल रहा था। एक छात्र ने दूर से हंसते हुए कहा, यही है वो लुओ चेन जिसने सू परिवार को पीट दिया था? क्या ये अपने जेड बीस्ट लेकर यहाँ प्यारा बनने आया है? मैंने उस छात्र की ओर हल्की नजर डाली। कुछ नहीं कहा। टिंग! लुओ एनफेई मंच के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद पीला था। उसने पहले मेरी ओर देखा, फिर अपने दिमाग में मौजूद लगभग पागल हो चुके सिस्टम की ओर ध्यान दिया। उसके मन में एक गहरी असहायता की भावना उठी। प्रधानाचार्य ने अपना गला साफ किया। सभी छात्रों, ध्यान दें। आज का कार्यक्रम केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले का प्रोत्साहन समारोह नहीं है। आज हम प्रांतीय प्रतिभा युद्ध में बड़े शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों का चयन भी करेंगे। नियम बहुत सरल है। प्रतियोगिता तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी व्यक्ति मैदान में खड़ा रहता है। जो अंत तक खड़ा रहेगा वही बड़े शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र होगा। मैं आता हूँ। सुलिनहाई के पीछे खड़ा एक अनुयायी अचानक मंच पर कूद गया। उसने एक लोहे के कवच वाले गैंडे के साथ अनुबंध किया था। ब्लैक आयरन 8 सितारा। उसके शरीर से जबरदस्त शक्ति निकल रही थी। हालांकि चयन प्रतियोगिता बहुत तेजी से आगे बढ़ी। एक एक करके सभी प्रतिभागी हारते गए और अंततः लुओ एनफेई की बारी आई। उसने अपना बर्फीला प्राणी बुलाया। बहुत शक्तिशाली! यही एसएसएस स्तरीय प्रतिभा की ताकत है। प्रांतीय राजधानी से आए प्रवेश अधिकारी लगातार सिर हिलाने लगे। लुओ एनफेई ने अपनी आत्मा शक्ति वापस खींच ली। उसकी नजर सीधे मेरी ओर गई। लुओ चेन, ऊपर आओ। भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम सच में खुद को साबित करना चाहते हो तो छाया में मत छिपो। मैं मुस्कुराया। मैंने अपनी पैंट पर लगी धूल को हल्के से झाड़ा, फिर धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। तुम तुलना करना चाहती हो तो फिर पूरी तरह तुलना करते हैं। मैंने लुओ एनफेई की ओर देखा तक नहीं, इसके बजाय मैंने मंच पर बैठे प्रवेश अधिकारियों की ओर देखा। शिक्षकों, अगर मैंने गलती से ये पूरा मंच तोड़ दिया तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना? नीचे से सू मिंगहाई गुस्से में चिल्लाया। अहंकारी!
प्रवेश विभाग की अधिकारी झू मेई ने शांत स्वर में कहा, विद्यार्थी, प्रतियोगिता में दूसरा स्थान है, सुरक्षा पहले। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो पूरी शक्ति से इस्तेमाल करो। मैंने सिर हिलाया, फिर अपने कंधे पर बैठे की तियान के पास झुककर धीरे से कहा, की तियान, इस बार मुट्ठी का इस्तेमाल मत करना, बहुत खून खराबा हो जाएगा। वो वाला कौशल इस्तेमाल करो। की तियान मेरे कंधे से नीचे कूद गया, लेकिन उसका शरीर बड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय वो पूरी तरह सिकुड़कर एक गोल गेंद जैसा बन गया। लुओ एनफेई ने तुरंत खुद को सबसे बड़े खतरे के सामने खड़ा महसूस किया। उसके पूरे शरीर की आत्मा शक्ति पागलों की तरह उमड़ने लगी। हिमयुग, विशाल बर्फीले क्रिस्टल के नुकीले भाले जमीन से एक के बाद एक जबरदस्ती बाहर निकलने लगे। वे मुझे और की तियान को पूरी तरह घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल धम, की तियान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी दोनों आंखों में गहरी लाल रोशनी भर गई। की तियान ने केवल अपने छोटे से पैर से जमीन पर हल्का सा कदम मारा। धड़ाम। मैंने जैसे ही जमीन पर हल्का सा पैर पटका, उसी क्षण मेरे चारों ओर से एक आंखों से दिखाई देने वाली मिट्टी पीली गोलाकार आघाती तरंग विस्फोट की तरह फैल गई। लुओ एनफेई जिस हिमयुग पर गर्व करती थी, वो उस आघाती तरंग से टकराते ही सीधे चूर चूर होकर बर्फ के चूरे में बदल गया। इसके तुरंत बाद पूरे मार्शल आर्ट्स हॉल का, जिसकी निर्माण लागत करोड़ों में थी, फर्श पागलों की तरह टूटने लगा। अनगिनत पत्थर और मलबा गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा। ये तो ब्लैक आयरन स्तर से पैदा होने वाली शक्ति नहीं हो सकती। प्रवेश विभाग के शुनिन अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए और उनके हाथ में पकड़ा चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। लुओ एनफेई इस भारी दबाव से लगातार पीछे हटती गई। अंत में वो इस तरह दब गई कि उसके घुटने लगभग जमीन से लग गए। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद बर्फीले फीनिक्स की परछाई भी बेहद मंद होकर लगभग पारदर्शी हो गई। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, अभी तक समझी नहीं लुओ एनफेई? मैं आसमान में उड़ रहे मलबे के बीच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मेरे आसपास का अदृश्य क्षेत्र जैसे मेरे ऊपर बिल्कुल असर नहीं कर रहा था। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हें मेरे साथ तुलना इसलिए नहीं करवा रहा कि तुम मजबूत बनो। वो चाहता है कि तुम अपनी आंखों से देखो कि भगवान और इंसान के बीच का अंतर क्या होता है। मैं थोड़ा झुका और उसके कान के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, यह है भगवान और फन्निन के बीच का अंतर। उसी समय मेरी कमर पर लटका शियाओ यू अचानक अपनी विशाल आंख खोल देता है। लुओ एनफेई को अचानक अपने दिमाग में जोरदार विस्फोट महसूस हुआ। उसके सामने का दृश्य बदल गया। अब वो स्कूल में नहीं थी। वो एक ऐसी निःशब्द तारों भरी अंतरिक्ष की गहराई में खड़ी थी, जहां चारों ओर केवल अनंत अंधकार था। उसके सामने एक ऐसा विशाल टेंटेकल था जो आकाश और सूर्य दोनों को ढक रहा था। वो किसी अथाह गहराई से बाहर निकल रहा था और मैं उस विशाल टेंटेकल के शीर्ष पर शांतिपूर्वक बैठा था। लुओ एनफेई ने भय से एक तीखी चीख मारी, फिर उसकी आंखें पलट गईं और वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी सारी आभा वापस समेट ली। जो फर्श अभी अभी पूरी तरह तबाह हुआ था, वो मेरी शक्ति के वापस लेने के साथ ही अजीब तरीके से शांत हो गया। मैंने सामने हक्के बक्के खड़े प्रवेश विभाग के शुनिंग को देखा और विनम्रता से मुस्कुराया। शिक्षक, अब मेरा प्रदर्शन पूरा हो गया है, क्या मैं जा सकता हूँ? नीचे सू मिंगहाई डर के मारे अपनी व्हील चेयर से ही गिर पड़ा और वो सिस्टम जो दावा करता था कि वो हर चीज की तुलना कर सकता है, इस समय लुओ एनफेई के दिमाग में अपनी आखिरी निराशाजनक आवाज निकाल रहा था। चयन प्रतियोगिता एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति में समाप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जब मैं मंच से नीचे उतरा तो मैंने उन स्तब्ध शिक्षकों और छात्रों की ओर तक नहीं देखा। ये मेरे लिए ये तथाकथित चयन प्रतियोगिता बस की तियान और शियाओ यू का वार्म अप भर थी। विद्यार्थी लुओ चेन, एक मिनट रुकिए। प्रांतीय राजधानी से आए प्रवेश विभाग के शुनिन झांग लड़खड़ाते हुए मेरे पीछे दौड़े। वो इतनी तेजी से दौड़े थे कि उनकी टाई तक टेढ़ी हो गई थी। उन्होंने मेरी ओर जिस नजर से देखा, उसमें अब पहले जैसा तिरस्कार नहीं था। उसमें उत्साह और डर का अजीब मिश्रण था। विद्यार्थी लुओ चेन, जियांगन जेड, बीस्ट विश्वविद्यालय तुम्हें विशेष स्तर के प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध करा सकता है। यहाँ तक कि हम तुम्हें अपवाद स्वरूप पौराणिक पालतू प्राणी अनुसंधान प्रयोगशाला में भी प्रवेश दे सकते हैं। मैं कुछ कदम चलकर रुक गया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उनकी ओर घुमाया। मेरी आवाज बेहद शांत थी। शुनिन झांग पौराणिक शक्ति शोध से नहीं मिलती, उसे लड़कर हासिल किया जाता है। मैंने एक पल रुक कर कहा, जब मैं परीक्षा में चैंपियन बन जाऊंगा तब हम शर्तों पर बात करेंगे। शुनिन झांग वहीं खड़े रह गए। अगर कोई और ये बात कहता तो उन्हें लगता कि वो पागल है, लेकिन मेरे पीछे हवा में अब भी मुड़ता तुड़ता वो गहरा बैंगनी अवशेष मौजूद था, इसलिए उनके पास एक शब्द भी जवाब देने के लिए नहीं था। स्कूल से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया। इसके बजाय मैं सीधे बड़े शहर के सबसे बाहरी जंगली क्षेत्र की ओर चला गया। टिंग! मैंने अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ दलदल की ओर देखा। जब मारना ही है तो फिर इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। मैं दलदल के किनारे खड़ा हो गया। आसमान अभी साफ था, लेकिन जैसे ही शियाओ यू ने अपनी पूरी आभा छोड़नी शुरू की, आकाश में तेजी से अजीब गहरे भूरे रंग के बादल जमा होने लगे। मैंने शियाओ यू की ओर देखा। शियाओ यू, पूरा अनुक्रम खोल दो, अब अपनी शक्ति दबाने की जरूरत नहीं है। प्यू ऊ ऊ, एक ऐसी तीखी आवाज निकली जो सीधे आत्मा को भेद सकती थी। शियाओ यू मेरी कमर से उड़कर हवा में आ गया। उसका पारदर्शी शरीर पल भर में तेजी से फैलने लगा। उसकी टेंटेकल विशाल समुद्री राक्षसों की भुजाओं की तरह चारों ओर फैल गईं। हर एक टेंटेकल पर अनगिनत रक्त लाल आंखें खुल गईं। अगले ही सेकंड पूरे क्षयग्रस्त दलदल में बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो साधारण बारिश नहीं थी। वे बूंदें गहरे बैंगनी प्रकाश से चमक रही थीं और उनमें भयंकर प्रदूषण की शक्ति भरी हुई थी। दलदल में छिपे हुए जहरीले राक्षस और आत्मा भक्षी पतंगे जैसे ही उन बूंदों के संपर्क में आए, उनके शरीरों में भयानक बदलाव शुरू हो गया। वे एक दूसरे को नोचने और काटने लगे। कुछ पागलों की तरह पेड़ों से टकराने लगे, कुछ तो सीधे फटकर सड़ी हुई कीचड़ के ढेर में बदल गए। मैं शांत
खड़ा रहा। कीतियान मेरे बगल में मेरी रक्षा कर रहा था। जो भी राक्षस किसी तरह उस प्रदूषित क्षेत्र से बाहर निकलने में सफल होता, कीतियान उसे एक ही मुक्के में खत्म कर देता। मैंने तेजी से बढ़ती मिशन प्रगति को देखा। 98, 99, 100। मैंने हल्की मुस्कान दी। मारने की गति ठीक ठाक है। उसी समय आसमान को चीरती हुई एक लाल रंग की तलवार जैसी ऊर्जा अचानक आई और शियाओ यू द्वारा बनाए गए बैंगनी क्षेत्र को जबरदस्ती काट दिया। एक कठोर आवाज गूंजी, कौन है जो इस क्षेत्र में खुलेआम प्रदूषण फैला रहा है? वो एक युवक हवा से नीचे उतरा। उसने चांदी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसकी छाती पर 2 शब्द साफ लिखे थे, अन्वेषण विभाग। वो बड़े शहर के अन्वेषण विभाग का ब्रॉन्ज 2 सितारा विशेषज्ञ था। उसका नाम था चू छिंग। वो मूल रूप से क्षेत्र में गश्त कर रही थी, लेकिन यहाँ से उठने वाली भयावह ऊर्जा ने उसे आकर्षित कर लिया था। जब उसने सामने का दृश्य देखा, उसकी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। आसमान में अनगिनत रक्त लाल आंखें, राक्षसों के ढेर पर शांतिपूर्वक बैठा एक युवक। चू छिंग ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, दुष्ट पंथ का सदस्य। उसने लंबी तलवार बाहर निकाली। उसकी आत्मा शक्ति तलवार की धार पर तेजी से जमा होने लगी। इस अवर्णनीय राक्षस को नियंत्रित करना अपराध है। तुम खुद मौत की राह पर चल रहे हो। मेरे साथ विभाग में चलो और जांच में सहयोग करो। मैंने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। शियाओ यू मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहा था। उसकी अनगिनत आंखें एक साथ चू छिंग की ओर घूम गईं। मैंने शांत स्वर में कहा, अन्वेषण विभाग, इस दुनिया में ताकत का अंतर अक्सर इंसान को न्याय का भ्रम दे देता है। मैंने एक उंगली उठाई, फिर धीरे से उसे नीचे दबाया। कीतियान, उसे वास्तविकता समझा दो। करीतियान पहले ही ब्लैक आयरन के शिखर तक पहुंच चुका था। बस एक कदम और वो ब्रॉन्ज स्तर में प्रवेश कर सकता था। उसका शरीर अचानक 3 गुना बड़ा हो गया। उसकी पहले से ही भयानक मांसपेशियों के ऊपर अचानक धातु जैसी काली कवच की एक परत उगने लगी। ये उसकी रक्त रेखा में छिपे एक अज्ञात जीन के समय से पहले जागृत होने का परिणाम था। धड़ाम, जमीन सीधे टूट गई। कईतियान ऐसी गति से आगे बढ़ा जिसे आंखें भी पकड़ नहीं सकी। पलक झपकते ही वो चू छिंग के सामने पहुंच गया। उसकी विशाल मुट्ठी चू छिंग की डरी हुई आंखों के सामने बिना किसी दिखावे के सीधे उसकी छाती की ओर जा रही थी। चू छिंग ने दांत भींचे। ज्वालाकट! उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार पूरी ताकत से चलाई। क्लैंग! एक साफ टूटने की आवाज गूंजी। चू छिंग की प्रसिद्ध वज्र तलवार कीतियान की मुट्ठी से टकराते ही सीधे 2 टुकड़ों में टूट गई और अगले ही क्षण एक ऐसी भयानक शक्ति जो हजारों सैनिकों के संयुक्त भार जैसी थी, पूरी तरह उसकी ओर उमड़ पड़ी। वो ब्रॉन्ज स्तर की अन्वेषक अधिकारी एक गोले की तरह उड़ती हुई सीधे दलदल की गहराई में जा गिरी। उसकी जिंदगी या मौत का कुछ पता नहीं था। मैंने अपने शरीर के भीतर फिर से तेजी से बढ़ती आत्मा शक्ति को महसूस किया और उस विशाल गड्ढे की ओर देखा। मेरी आवाज बेहद शांत थी। ब्रॉन्ज स्तर, इतना ही था? लुओ एनफेई, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने अभी तुम्हारे उस तुलना सिस्टम को इतनी जल्दी पूरी तरह नष्ट करने का इरादा नहीं किया है। दूर एक पेड़ के पीछे लुओ एनफेई छिपी हुई थी। उसने अपने मुंह को दोनों हाथों से कसकर ढक रखा था। उसने अभी अभी पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। अपनी यादों में बहुत पहले मर चुके उस रास्ते के मामूली इंसान को उसने अपनी आंखों के सामने उस अन्वेषण अधिकारी को आसानी से कुचलते हुए देखा था, जिसे वो कभी केवल दूर से देखने की हिम्मत करती थी। लुओ एनफेई का मन पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार उसे समझ आ गया, इस जीवन में वो मुख्य पात्र नहीं थी। वो केवल मेरी महान यात्रा के रास्ते में उगी एक छोटी सी घास थी। बड़े शहर का रेलवे स्टेशन, प्रांतीय राजधानी की ओर जाने वाली एक मैग्लेव ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। मैंने एक हाथ जेब में डाल रखा था। मेरे पीछे कीतियान छोटा होकर मेरे कंधे पर लटका हुआ था। वहीं शियाओ यू पूरी तरह अदृश्य होकर खाली स्थान में छिपा हुआ था। मैं मूल रूप से चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन के निकास की ओर पहुंचा, मैंने देखा कि रास्ता पहले ही पूरी तरह बंद किया जा चुका था। दर्जनों एक जैसी युद्ध वर्दी पहने Z-20 योद्धा रास्ते में हथियार लेकर खड़े थे। उनके शरीर से हत्या की तीव्र भावना निकल रही थी। एक ठंडी आवाज भीड़ के बीच से आई, लुओ चेन, तुमने मेरे सुपरिवार के अन्वेषण अधिकारी को मार डाला और मेरे परिवार के युवा स्वामी को अपंग कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि बड़े शहर का इलाका तुम्हारे घर का पिछवाड़ा है? जब चाहो आओ, जब चाहो चले जाओ। भीड़ धीरे धीरे पीछे हट गई। एक अधेड़ व्यक्ति शेर की तरह कदम बढ़ाता हुआ सामने आया। वो था सुपरिवार का मुखिया सु डिंगशेंगी। उसके बगल में एक बेहद घमंडी युवक खड़ा था। उसकी छाती पर बैंगनी रोशनी से चमकता हुआ ब्रॉन्ज 5 सितारा पदक लगा था। वो प्रांतीय राजधानी के सुपरिवार का प्रतिभाशाली युवा था, सुचेन। आसपास छिपे यात्रियों में धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सुचेन, सुना है उसने कंगले स्काई वुल्फ के साथ अनुबंध किया है। उसमें दिव्य प्राणी की रक्त रेखा है और समान स्तर पर वो अजय है। मैंने अपने कदम रोक दिए। पहले उस घमंडी युवक को देखा, फिर सु डिंगशेंग की ओर देखा। मेरे होठों पर हल्की सी उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। सुपरिवार के मुखिया, बहुत देर तक घुटनों के बल रहने से सच में भ्रम होने लगता है। तुमने प्रांतीय राजधानी से एक मददगार बुला लिया और सोच लिया कि अब मुझे रोक सकते हो? सुचेन की आंखें ठंडी हो गईं। उसके पीछे का खाली स्थान अचानक बिजली की गर्जना से फट गया। एक विशाल भेड़िया बाहर निकला। उसका पूरा शरीर नीली बिजली से घिरा हुआ था। उसकी गर्जना ने स्टेशन के पीछे के हॉल के कांच तक चकनाचूर कर दिए। सुचेन ने ऊपर से मुझे देखते हुए कहा, लुओ चेन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटनों के बल बैठो और अपने पालतू प्राणी को स्वयं नष्ट कर दो, तब मैं शायद तुम्हें पूरा शव छोड़ने पर विचार करूं। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस अपने कंधे पर हाथ रखकर कीतियान को देखा। कीतियान, लगता है ब्लैक आयरन स्तर वास्तव में बहुत भ्रामक है। हर बार ये कचरे सोचते हैं कि वे पलटवार कर सकते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो यहीं थोपो करते हैं। कीतियान मेरे कंधे से नीचे कूद गया। उसका छोटा सा शरीर जमीन पर उतरते ही तेजी से विशाल होने लगा। धड़ाम! स्टेशन का मजबूत मिश्र धातु वाला फर्श भी टोफू की तरह चटक गया। कीतियान के शरीर की सतह पर गहरे सुनहरे रंग की चमक बहने लगी। उसके काले बाल पल भर में पिघली हुई चट्टान के ठंडा होने के बाद दिखाई
दिखाई देने वाले गहरे बैंगनी रंग में बदल गए। टिंग! कित्यान की दहाड़ अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें आदिम युग की विशाल और प्राचीन गर्जना की गूंज थी। उसकी गांठदार मांसपेशियों से भरी दोनों भुजाएं अचानक फैल गईं और खाली स्थान में कई काली दरारें जबरदस्ती फट गईं। क्या लुओ चेन ने थोप्पो किया? सू चेन का चेहरा अचानक बदल गया। उसका कंगलेई स्काई वुल्फ भी जैसे अपनी आत्मा की गहराई से आने वाले किसी भयानक स्तर के दमन को महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि घमंडी भेड़िया भी सीधे जमीन पर झुक गया। उसके गले से भयभीत कराह निकलने लगी। स्काई वुल्फ, खड़े हो, हमला करो! सू चेन पागलों की तरह चिल्लाया। उसने तेजी से अपनी आत्मा शक्ति प्रवाहित की। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बेकार है। पदवी का दमन ऐसा अंतर है जिसकी भरपाई केवल स्तर से नहीं की जा सकती। फिर मैंने केवल एक शब्द कहा, टूटो! कित्यान अचानक हवा में उछला। उसने किसी चमकदार कौशल का इस्तेमाल तक नहीं किया, सिर्फ एक साधारण भारी मुका। वो सीधे कंगलेई स्काई वुल्फ के सिर पर गिरा। थंडर शील्ड! सू चेन ने निराश होकर चीख लगाई। कड़ाक! वो बिजली की ढाल तोप के गोले तक का वार सह सकती थी, लेकिन कित्यान की लोहे जैसी मुट्ठी के सामने वो पतली बर्फ की तरह टूट गई। मुके की ताकत जहां से गुजरी वहां बिजली बुझ गई और खाली स्थान तक ढहने लगा। धड़ाम! एक भारी टक्कर की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। वो ब्रॉन्ज 5 सितारा कंगलेई स्काई वुल्फ चीख तक नहीं निकाल पाया। कित्यान ने उसे एक ही मुक्के में जमीन की गहराई में धंसा दिया। उसका पूरा शरीर खून और मांस के एक धुंधले ढेर में बदल गया। सू चेन को भयानक आत्मा शक्ति का पलटवार झेलना पड़ा। उसने मुंह से खून की तेज धार उगली और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय और निराशा भर गई। प्रांतीय राजधानी का प्रतिभाशाली दिव्य रक्त रेखा! मैं सू चेन के सामने पहुंचा। मैंने उसके सिर पर पैर रख दिया, फिर ठंडी हंसी के साथ कहा, मेरी नजर में तुम्हारे अंदर तो खाद बनने की भी योग्यता नहीं है। सू डिंगशेंग वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। जिस प्रतिभा पर उसे सबसे अधिक गर्व था वो मेरे सामने एक ही वार भी नहीं टिक सकी। लुओ चेन! लुओ साहब, कृपया! मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसी समय मेरी कमर पर मौजूद शियाओ यू ने अचानक अपनी अनगिनत आंखें खोल दी। अगले ही सेकंड वहां मौजूद सू परिवार के सभी पालतू प्राणी प्रशिक्षक एक साथ चीखने लगे। उनकी आंखें तुरंत सफेद हो गईं। फिर वे पागलों की तरह खुद को नुकसान पहुंचाने लगे। शियाओ यू के पौराणिक जाशन क्षेत्र के सामने ब्रॉन्ज स्तर से नीचे की आत्माएं केवल काटे जाने की प्रतीक्षा करती हुई मेमने थीं। मैं जमीन पर पड़े मलबे के बीच से गुजरता हुआ वापस ट्रेन की ओर चला गया। दूर एक खंभे के पीछे लुओ एनफेई छिपी हुई थी। वो स्तब्ध होकर ये सब देख रही थी। लुओ एनफेई ने खुद पर व्यंग्य करते हुए मुस्कुराया। छोड़ दूं? मैं भागूं भी तो कहां? उसने मेरी दूर जाती हुई पीठ को देखा। उसके मन में अचानक एक पागल विचार पैदा हुआ, अगर मैं उसे हरा नहीं सकती तो शायद उसका साथ देना ही बेहतर होगा। ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की के पास टिककर बाहर देखते हुए चुपचाप बैठा रहा। खिड़की के बाहर बड़ा शहर और प्रांतीय राजधानी तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। मैंने बाहर देखते हुए मन ही मन सोचा, उम्मीद है वहां के प्रतिभाशाली लोग सुपरिवार जैसे कचरे से थोड़े ज्यादा दिलचस्प होंगे। मेरा लक्ष्य था वो प्राचीन युद्ध क्षेत्र जहां अनगिनत पौराणिक अवशेष दफन थे। वहीं वो जगह थी जहां पौराणिक अनुक्रम वास्तव में जागृत होता था। मैग्लेव ट्रेन ऊंचे नीचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे जियांगन प्रांत के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। मैं फर्स्ट क्लास सीट पर बैठा हुआ आंखें बंद करके आत्मा शक्ति को महसूस कर रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर के भीतर पौराणिक अनुक्रम की शक्ति पागलों की तरह उमड़ रही थी। ब्रॉन्ज स्तर, थुप्पो, कित्यान और शियाओ यू की स्थिति, ये मुंह अब और भी बड़ा हो गया था। साधारण हत्या अब मेरे दिव्य जीन के खोल की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। मैंने धीमी आवाज में खुद से कहा। मैंने अपना मोबाइल खोला। रास्ते में ही मेरे सामने डायरेक्टर झांग द्वारा पहले से भेजी गई नए छात्रों के प्रवेश की गाइडलाइन खुल गई, जिसमें सबसे प्रमुख नियम था जियांगन विश्वविद्यालय द्वारा अरबों खर्च करके बनाया गया मिथकीय गुरुत्वाकर्षण टावर। क्या ये देवताओं के पौराणिक क्षेत्रों जैसी गुरुत्वाकर्षण वाली परिस्थितियों का अनुकरण करता है? थोड़ा दिलचस्प है। 3 घंटे बाद मैं जियांगन हाओशो विश्वविद्यालय के गेट के सामने पहुंचा। यहाँ पूरे प्रांत के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिभाशाली लोग जमा थे। चमचमाती लग्जरी कारों की कतार लगी हुई थी। मूल रूप से ऊंचे दर्जे के परीक्षार्थी थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी कमर पर लटक रहे उस छोटे से पत्थर को देखा जिससे लगातार बैंगनी पदार्थ जैसी ऊर्जा बाहर निकल रही थी, तो सभी के चेहरे थोड़े बदल गए और वे तुरंत मुझसे दूरी बनाने लगे। लुचेन, तुम सच में आ गए। एक थोड़ी कमजोर आवाज सुनाई दी। लुओ आनफेई संगमरमर के खंभे के पास खड़ी थी। उसने एक सलीकेदार युद्ध पोशाक पहन रखी थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। इसके बजाय उनमें पिछले जन्म की कुछ गहरी यादों की चमक थी। मेरे सामने सिस्टम का नया मिशन भी उभर आया। कार्य, मिथकीय गुरुत्वाकर्षण टावर की परीक्षा में मेरे टिके रहने के समय से अधिक समय तक टिकना। पुरस्कार, मिथकीय स्तर का शरीर शोधन औषधि। विफलता की सजा, मेरी मूल पालतू रक्त रेखा को हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। लुओ आनफेई ने सजा की सामग्री सुनी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। ये सिस्टम पूरी तरह पागल हो चुका है। ये मुझे मारना चाहता है या फिर इस तरह मुझे अपनी सीमा पार करने के लिए मजबूर करना चाहता है। मैंने उसके पास से गुजरते हुए हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लुओ छात्रा, लगता है तुम्हारे सिस्टम ने अभी तक हार नहीं मानी है। इस तरह का मिशन देना सच में तुम्हारे लिए दुश्मनी मोल लेना है। लुचेन, इस बार मैं नहीं हारूंगी। लुओ आनफेई ने दांत भींचकर मेरा पीछा किया। मैंने अपने पिछले जीवन की दिव्य आत्मा की निषिद्ध तकनीक को खोल दिया है। मिथकीय गुरुत्वाकर्षण टावर जैसी जगह में सबसे महत्वपूर्ण चीज इच्छा शक्ति और दिव्य आत्मा की स्थिरता है। इन चीजों में मेरे पास तुमसे 100 साल अधिक का अनुभव है। मैंने शांत भाव से कहा, पूर्ण शक्ति के सामने अनुभव की कोई कीमत नहीं होती। हम दोनों साथ साथ मिथकीय गुरुत्वाकर्षण टावर में प्रवेश कर गए। इस समय टावर के अंदर पहले से ही काफी वरिष्ठ छात्र और प्रतिभाशाली शिक्षक जमा थे। बीच में लगी विशाल स्क्रीन पर हर व्यक्ति द्वारा सहन किए जा रहे गुरुत्वाकर्षण का स्तर लगातार बदल रहा था। सुचेन, प्रांतीय
राजधानी का सुपरिवार, 30 गुना गुरुत्वाकर्षण 15 मिनट तक कायम। लिंगमो एसएसएस स्तर की शैडो प्रणाली, 45 गुना गुरुत्वाकर्षण 10 मिनट तक कायम। देखो वो लुओ आनफेई है, एसएसएस स्तर की सम्राज्ञी की पुनर्जन्मित आत्मा। और उसके बगल में बंदर उठाकर चलने वाला वो आदमी कौन है? वो लुओ देवी के साथ चल भी रहा है। मैंने आसपास की चर्चाओं को पूरी तरह अनदेखा किया और सीधे टावर के सबसे गहरे क्षेत्र में बने एक विशेष कमरे की ओर चला गया। दरवाजे के पास चेतावनी लिखी थी, इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण 100 गुना से शुरू होता है, इससे पालतू जीन के टूटने की संभावना है, सावधानी से प्रवेश करें। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लुओ आनफेई भी तुरंत मेरे पीछे कमरे में प्रवेश कर गई। धड़ाम। जैसे ही मैं कमरे में कदम रखकर अंदर पहुंचा, भयानक दबाव अचानक पहाड़ की तरह मेरे ऊपर आ गिरा। उसी क्षण की त्यान ने अपना पीला तेंदुआ दानव वानर रूप धारण कर लिया। उसका शरीर मांसपेशियों से भर गया और उसकी त्वचा लोहे जैसी कठोर हो गई। उसकी दोनों टांगें जमीन पर मजबूती से जम गईं। उसके पैरों के नीचे लगी विशेष मिश्र धातु की प्लेटों पर तक दरारें पड़ने लगी। खी त्यान की सुनहरी आंखों में युद्ध की तीव्र भावना चमक उठी। वहीं दूसरी ओर छोटा मैंगझांग ऑक्टोपस लगातार अंतरिक्ष के दबाव की गणना कर रहा था। विश्लेषण, गुरुत्वाकर्षण पतन। मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ऐसे वातावरण में जहां एक सामान्य कांस्य स्तर का पालतू जीव भी मांस के कीमे में बदल सकता था, मैं ऐसे खड़ा था जैसे किसी पार्क में टहल रहा हूं। बगल वाले कमरे में लुओ आनफेई का पूरा शरीर बर्फ से ढक गया। उसने अपने पिछले जीवन की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी आत्मा को बर्फीले सम्राट के साथ एक कर लिया। वो पूरी ताकत से गुरुत्वाकर्षण का सामना कर रही थी। 150 गुना, 200 गुना, 300 गुना। निगरानी कक्ष में मौजूद लोग अब शांत नहीं रह सके। पागल हो गए हैं क्या? ये दोनों नए छात्र आखिर कर क्या रहे हैं? 300 गुना गुरुत्वाकर्षण, ये तो सिल्वर स्तर के प्रशिक्षकों के लिए अभ्यास का स्तर है। जल्दी देखो, लुओ आनफेई अब टिक नहीं पा रही, उसकी आत्मिक शक्ति बिखर रही है। रुको, वो लूचेन क्या कर रहा है? मैंने गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण पैनल उठाया, फिर मैंने बटन को सीधे ऊपर खींच दिया। 500 गुना। उसी क्षण पूरे गुरुत्वाकर्षण टावर से ऐसी आवाज निकली जैसे वो इस दबाव को सहन करने में असमर्थ हो। कई त्यान की त्वचा फटने लगी, उसके शरीर से सुनहरा रक्त बहने लगा। लेकिन जैसे ही रक्त बाहर निकला, उसकी हड्डियों के भीतर से अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। मेरी आंखों में पागलपन की चमक आ गई। यही वो रूपांतरण है जिसकी मुझे तलाश थी। वहीं दूसरी ओर 500 गुना गुरुत्वाकर्षण पड़ते ही लुओ आनफेई की बर्फीली ढाल पूरी तरह टूट गई। उसने मुंह से खून उगल दिया और पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में सिस्टम की निराश चीख गूंज उठी। प्रतिभा। लुओ आनफेई से बर्फीले सम्राट की इच्छा छीन ली गई। मैंने बगल से लुओ आनफेई की कमजोर होती हुई आभा को महसूस किया और ठंडे भाव से सिर हिला दिया। मैंने गुरुत्वाकर्षण कक्ष का दरवाजा खोला। पूरे हॉल में मौजूद लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस समय की त्यान भले ही पूरी तरह से अपना आकार नहीं बदल पाया था, लेकिन उसके शरीर की हर मांसपेशी से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके भीतर छिपी वो जमीन और समुद्र को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्ति अब धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। मैंने भर्ती निदेशक झांग की ओर देखा, जो पूरी तरह से स्तब्ध खड़े थे। डायरेक्टर झांग, इस टावर की गुणवत्ता कुछ खास अच्छी नहीं है। मैंने शांत भाव से कहा, अगली बार इसे थोड़ा मजबूत करवाइए। मैंने अभी अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी और इसने ही अलार्म बजा दिया। मैं कई त्यान और मैंगझांग को लेकर वहां से निकल गया। पीछे खड़े सभी लोग स्तब्ध होकर मुझे जाते हुए देखते रहे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक जोड़ी सैकड़ों वर्षों से जीवित बूढ़ी आंखें मेरे पीछे जाती हुई आकृति को घूर रही थी। उन आंखों में लालच और भय दोनों थे। मिथकीय अनुक्रम। इस लड़के के शरीर में वास्तव में जीवित दिव्य शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण टावर के बाहर सूर्यास्त रक्त की तरह लाल था। जैसे ही मैंने टावर का दरवाजा पार किया, आसपास शोर कर रही भीड़ अचानक शांत हो गई। दर्जनों शत्रुतापूर्ण निगाहें एक साथ मेरी ओर घूम गईं। इनमें उन छात्रों की निगाहें भी थीं जो अभी अभी मेरे प्रदर्शन से अपनी पूरी दुनिया पर संदेह करने लगे थे। लेकिन उनसे भी अधिक संख्या में ऐसे वरिष्ठ छात्र थे जिनकी छाती पर सिल्वर स्तर, यहाँ तक कि गोल्ड स्तर के पदक लगे हुए थे। गुरुत्वाकर्षण टावर के अंदर मेरे इस लगभग टावर को तोड़ देने वाले प्रदर्शन ने कुछ लोगों की संवेदनशील नसों को छू दिया था। लूचेन, तुम ही वो नए आए हुए ट्रांसफर छात्र हो? एक बेहद मजबूत शरीर वाला आदमी मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसकी त्वचा कांस्य जैसी थी और उसका शरीर बेहद विशाल था। उसके पीछे एक विशाल आकार का हंटिंग बीटल खड़ा था। वो ब्रॉन्ज 9 स्टार था। उसके हर कदम पड़ते ही जमीन हल्के हल्के कांप रही थी। मैं तीसरे वर्ष का छात्र परिषद उपाध्यक्ष लेई हैंग हूँ। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में तुम्हें जो चीज मिली है उसे मुझे सौंप दो। वो तुम्हारी जैसी हैसियत वाले व्यक्ति के हाथ लगाने लायक नहीं है। लेई हैंग की आवाज भारी थी और उसमें आदेश देने का ऐसा लहजा था जिसे न मानने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने अपने कदम रोक दिए और सिर थोड़ा टेढ़ा किया। चीज, तुम मेरे इस पसीने से भरे शरीर की बात कर रहे हो? नाटक मत करो। 500 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में गुरुत्वाकर्षण कक्ष का कोर निश्चित रूप से एक बार विकसित हुआ होगा, यहाँ तक कि उसमें गुरुत्वाकर्षण का क्रिस्टल भी बना होगा, लेकिन वो स्कूल की सार्वजनिक संपत्ति है। लेई हैंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसके पीछे मौजूद हंटिंग आर्मर्ड ड्रैगन ने धीमी गर्जना की। ड्रैगन का दबाव सीधे मेरी ओर आया। आसपास के वरिष्ठ छात्रों के चेहरों पर उत्साह दिखाई देने लगा। लेई हैंग सीनियर बदनाम है। लगता है ये नया आया हुआ लड़का गलत आदमी से भिड़ गया। अर्थ आर्मर्ड ड्रैगन प्रजाति का है। इसकी शारीरिक रक्षा लगभग अजेय है। लू चेन के उस बंदर की मुट्ठी भी शायद इसकी रक्षा नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन मेरे सामने फैलते हुए ड्रैगन के दबाव का सामना करते हुए मैंने पलक तक नहीं झपकाई। कित्यान, कोई तुम्हें चाहता है? मैंने कमर पर मौजूद छोटे से जीव की ओर देखा। स्नैक्स? क्या करें? ठीक उसी समय रक्त रेखा का रूपांतरण पूरा हो चुका था। कित्यान अज्ञात विकास रूप में प्रवेश कर चुका था। उसके मूल गहरे बैंगनी बालों के बीच अब
हल्के गहरे नीले रंग की जल जैसी चमक दिखाई दे रही थी। वो अब केवल एक हिंसक वानर नहीं था, बल्कि पानी और भूमि को नियंत्रित करने की शक्ति रखने वाला एक मिथकीय अस्तित्व बन चुका था। कई तियान ने ठंडे भाव से एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर आकार में नहीं बढ़ा, लेकिन उसके पैरों के नीचे मौजूद सारी नमी एक पल में खिंच गई और वहां एक अजीब सा नियंत्रण क्षेत्र बन गया। आर्मर्ड ड्रैगन, इसे कुचल दो, लेई हैंग गुस्से से गरजा। अर्थ आर्मर्ड ड्रैगन एक चलते हुए पहाड़ जैसा था। वो धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ की तियान की ओर दौड़ा। मैंने ठंडे स्वर में सिर्फ 2 शब्द कहे, उल्टी धारा। अचानक की तियान ने एक हाथ से हवा में पंजा मारा। सूखी जमीन पर मौजूद नमी अचानक बाहर निकल आई। अगले ही पल वो पानी हवा में इकट्ठा होकर लगभग 3 मीटर व्यास की विशाल जलधारा में बदल गया। उसने न केवल आर्मर्ड ड्रैगन की टक्कर की शक्ति को तुरंत निष्प्रभावी कर दिया, बल्कि उस विशालकाय जानवर को भी जबरदस्ती हवा में उठा दिया। क्या? ये तो मिट्टी प्रणाली का है, फिर ये पानी को कैसे नियंत्रित कर सकता है? लेई हैंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मैंने उसकी ओर देखा। किसने कहा कि बंदर सिर्फ मिट्टी से खेल सकते हैं? अगले ही पल मैंने पानी को नियंत्रित किया। लेई हैंग की आंखें लगभग फट गईं। किसने कहा कि बंदर सिर्फ कीचड़ से खेल सकते हैं? मैंने अपना दाहिना हाथ सटीकता से उसकी गर्दन पर जमा दिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। लेई हैंग पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि मेरी ताकत किसी गहरे समुद्र के विशाल हाथ जैसी थी। उसी समय शिक्षण भवन की छत से एक ठंडी आवाज गूंजी, बस! स्कूल के गेट के सामने आपस में लड़ाई? ये कैसी हरकत है? एक काली आकृति विशाल पंखों वाले पक्षी की तरह नीचे उतरी। आने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उसकी कनपटियां उभरी हुई थीं और उसकी छाती पर चमकता हुआ गोल्ड 5 स्टार पदक लगा था। वो जियांगन विश्वविद्यालय के अकादमिक मामलों के विभाग का निदेशक था। मोहाई हम दोनों के बीच आकर उतरा। उसकी शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा ने जबरदस्ती की तियान के भारी जल क्षेत्र को तोड़ दिया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी लालच की चमक दिखाई दी जिसे सामान्य व्यक्ति शायद नोटिस भी न कर पाए। छात्र लू चेन, तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में असाधारण है, लेकिन लेई हैंग सही कह रहा है। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में हुई घटना की जांच आवश्यक है। अब अपने दोनों पालतू जीवों को वापस बुलाओ और मेरे साथ अकादमिक विभाग चलो। उसी समय लुओ आनफेई लड़खड़ाते हुए गुरुत्वाकर्षण टावर से बाहर आई। ये दृश्य देखते ही उसका चेहरा बदल गया। अपने पिछले जीवन में उसे याद था कि ये मोहाई गुप्त रूप से कुछ दुष्ट संगठनों से जुड़ा हुआ था और उच्च गुणवत्ता वाले पालतू जीवों के रक्त तथा आनुवंशिक सामग्री को इकट्ठा करने का काम करता था। अचानक उसके सामने सिस्टम की सूचना दिखाई दी। पुरस्कार, यादृच्छिक मिथकीय कौशल स्लॉट। लुओ आनफेई पूरी तरह निराश हो गई। ये तुलना प्रणाली पूरी तरह पागल हो चुकी थी। गोल्ड 5 स्टार बनाम ब्रॉन्ज 1 स्टार। ये तो सीधा मरने के लिए भेजना था, लेकिन मैं हंस पड़ा। मैंने लेई हैंग को छोड़ दिया, अपने हाथों की धूल झाड़ी और मोहाई की ओर देखा। मेरी आंखों में पागलपन से भरी गहरी गहरी बैंगनी रोशनी चमक रही थी। अकादमिक विभाग जाना? मैंने सिर हिलाया। बहुत परेशानी है। मैंने अपनी कमर पर मौजूद छोटे से मैंगझांग की ओर इशारा किया। वैसे भी इसकी बुद्धि अभी अभी टूटने की कगार पर पहुंची है। मैंने अभी तक इसे गोल्ड स्तर के पालतू जीव पर आजमाया भी नहीं है। मैंने मोहाई की ओर देखा। डायरेक्टर, क्यों ना आप थोड़ा सहयोग करें और मेरे लिए एक प्रयोग बन जाए? मरना चाहते हो? मोहाई भड़क उठा। मरना चाहते हो? मोहाई बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसके पीछे अचानक एक विशाल 3 सिर वाले नरक के शिकारी कुत्ते की छाया उभर आई। भयानक दबाव ने आसपास के 100 मीटर के दायरे में मौजूद छात्रों को जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ गया। छोटे यू, अनुक्रम अनलॉक, केवल प्रदूषण। उसी क्षण अभी तक साफ आसमान अचानक बीमार सी गहरी बैंगनी रोशनी से रंग गया। बादलों के भीतर अनगिनत अवर्णनीय टेंटकल्स दिखाई देने लगे। एक अलग ही क्षेत्र जो स्तर की सीमाओं को पार कर चुका था, आत्मा को काटने वाली भयावह शक्ति के साथ खुल गया। रक्तरंजित संहार का नाटक आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। स्कूल के गेट के सामने की हवा मानो एक पल में पूरी तरह खिंच गई। बीमार बैंगनी धुंध केवल आसमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो हर व्यक्ति के शरीर और आत्मा में रिस रही हो। मोहाई ने उस घिनौनी और चिपचिपी अनुभूति को महसूस किया। उसके दिल का लालच तुरंत भय में बदल गया। उसके पीछे मौजूद गोल्ड 5 स्टार के 3 सिर वाले नरक कुत्ते की विशाल छाया अचानक कांप उठी। मोहाई ने अपनी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसकी आध्यात्मिक समुद्र में न जाने कब एक विशाल रक्त रेखाओं से भरी आंख उग चुकी थी। मैं तूफान के केंद्र में खड़ा था। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैंने मोहाई की ओर देखा। डायरेक्टर, आप अभी जांच करना चाहते थे, है ना? अब मैं आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने देता हूँ। मिथकीय कौशल, केवल प्रदूषण, ये भ्रम है। मोहाई को लगा कि उसके सामने की दुनिया अचानक उलट गई। वो अब स्कूल के गेट पर नहीं था। वो एक सूखे गहरे बैंगनी समुद्र के बीच में खड़ा था। उस समुद्र में हजारों मीटर लंबे अनगिनत टेंटकल्स लगातार लहरें पैदा कर रहे थे। हर टेंटकल के चूसने वाले हिस्से में एक पीड़ित इंसान का चेहरा जड़ा हुआ था और मैं उस आकाश को छूने वाली दुष्ट देवता की विशाल छाया के हृदय में खड़ा था। मैं उसे शांत भाव से देख रहा था। तुम? मोहाई का चेहरा विकृत हो गया। नहीं, ये भ्रम है। मैं गोल्ड 5 स्टार हूँ, इसे तोड़ो। मोहाई ने पागलों की तरह अपने हाथ में मौजूद युद्ध हथियार को घुमाया। हर वार के साथ दर्जनों मीटर ऊंची सुनहरी लपटें उठ रही थी। लेकिन इस दुनिया में मैं ही सर्वोच्च शासक था। यहाँ तुम्हारी आत्मिक शक्ति सिर्फ मात्रा है। मैंने हाथ उठाया और हल्के से एक उंगली आगे की। जाओ। मोहाई के 3 सिर वाले नरक कुत्ते की विशाल छाया अचानक हवा में उभर आए। कई पारदर्शी टेंटकल्स द्वारा फाड़ दी गई। फिर वे टेंटकल्स उसे मोम की पट्टी की तरह धीरे धीरे अंधकार के भीतर खींचने लगे। मेरा मूल पालतू। मोहाई ने अपने मुंह से आंतरिक अंगों के टुकड़ों से मिला हुआ खून उगल दिया। उसका मानसिक समुद्र उसी क्षण पूरी तरह ढह गया। बाहर की दुनिया में मौजूद छात्रों ने केवल इतना देखा कि मोहाई निदेशक मेरे सामने 3 सेकंड से भी कम
समय तक खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी दोनों आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा, जैसे वो दुनिया की सबसे भयानक यातना झेल रहा हो। क्या मो निदेशक हार गया? वो तो गोल्ड स्तर का है। विश्वविद्यालय के सबसे मजबूत पालतू प्रशिक्षक भी शायद उसके जैसे नहीं है। लू चेन आखिर किस स्तर का है? मैं धीरे धीरे उस मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े मो हाई की ओर बढ़ा। मेरी कमर पर मेरे छोटे यू ने खुशी से ही जैसी आवाज निकाली। वो निकट भविष्य के शिकार की आवाज थी। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि लुओ आनफेई आखिरकार मेरे सामने पहुंच गई। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसे मत मारो। स्कूल के उच्च अधिकारी और जियांगन प्रांत की निरीक्षण टीम तुरंत यहाँ पहुंच जाएगी। अभी तुम्हारी ताकत इतनी नहीं है कि तुम पूरे सरकारी तंत्र का सामना कर सको। चूंकि मो हाई पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, तुलना का मिशन जबरन समाप्त हो गया। मैंने अपने कदम रोक दिए और ठंडी निगाह से लुओ आनफेई को देखा। उस एक नजर ने 100 युद्धों का सामना कर चुकी लुओ देवी को भी मृत्यु की सीमा तक पहुंचा दिया। सरकार, मैंने हल्की हंसी छोड़ी और अपने चारों ओर घूम रही बैंगनी ऊर्जा को वापस समेट लिया। मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। ऐसे कचरे को बस उसके पालतू जीवों के स्थान से वंचित कर देना और उसे कुत्ते की तरह जीने देना शायद उसके लिए ज्यादा पीड़ादायक होगा। मेरी इस लड़ाई के बाद जियांगन विश्वविद्यालय पूरी तरह से हिल उठा। एक नया छात्र स्कूल में प्रवेश के पहले ही दिन प्रांतीय राजधानी के प्रतिभाशाली लोगों को लगातार हरा चुका था। तीसरे वर्ष के अभिजात छात्र को परास्त कर चुका था और यहाँ तक कि गोल्ड स्तर के अकादमिक मामलों के निदेशक को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये खबर आंधी की तरह पूरे प्रांतीय शहर में फैल गई और शिक्षण भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद वे बूढ़ी आंखें अब भी उस कमरे को घूर रही थीं जहां से मैं जा चुका था। अवर्णनीय दुष्ट देवता की रक्त रेखा और वो जल और भूमि को नियंत्रित करने वाला दानव स्रोत। बूढ़े व्यक्ति की सूखी उंगलियां खिड़की की चौखट पर धीरे धीरे थपथपाने लगी। लगता है उस योजना को समय से पहले शुरू करना ही होगा। इस लड़के का शरीर ही सबसे परिपूर्ण पात्र है। देर रात मेरे छात्रावास के कमरे में दिन में मेरे प्रदर्शन के कारण मेरी काफी चर्चा हो चुकी थी। मैंने कीतियान को एक उच्च ऊर्जा क्रिस्टल दिया। कीतियान ने उसे मुंह खोलकर निगल लिया। अगले ही पल उसके शरीर के भीतर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई विशाल नदी तेजी से बह रही हो। मैंने अपने पालतू जीवों के स्थान से निकलती हुई विशाल शक्ति को महसूस किया। मैंने गहरी निगाहों से खिड़की के बाहर फैले तारों भरे आकाश को देखा। गोल्ड स्तर, ये तो बस शुरुआत है। उस भूमि पर जिसे मिथकों ने त्याग दिया है, मैं ही एकमात्र वास्तविक अस्तित्व हूँ। जियांगन विश्वविद्यालय की गहरी रात में वातावरण के भीतर एक अस्पष्ट और दमनकारी भावना फैली हुई थी। मैं छात्रावास के कमरे के बीचों बीच ध्यान लगाकर बैठा था। मेरे चारों ओर हल्की बैंगनी रोशनी की एक परत फैली हुई थी। छोटा यू हवा में तैर रहा था। उसके टेंटिकल्स धीरे धीरे हवा को छू रहे थे और हर हरकत के साथ नग्न आंखों से दिखाई देने वाली लहरें पैदा हो रही थीं। अभी तक नहीं आया। मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मेरे होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। बूढ़े आदमी, तुम्हारा धैर्य सच में अच्छा है। स्कूल के गेट में कदम रखने के क्षण से ही मुझे एहसास हो गया था कि एक अस्पष्ट आभा मेरी ओर छिपकर देख रही थी। उस लालची मानसिक शक्ति की छाया लगातार मेरे शरीर पर टिकी हुई थी। वो अस्तित्व गोल्ड स्तर से भी ऊपर था, यहाँ तक कि वो मिथकीय सीमा की दहलीज को छू चुका था। मैं खड़ा हो गया। मैंने कीतियान को सहजता से उठा लिया और खिड़की खोल दी। अगले ही पल मेरा शरीर एक काली छाया में बदल गया और सीधे स्कूल के पीछे स्थित अरीना क्षेत्र की ओर उड़ गया। वो स्कूल द्वारा बनाए गए प्राकृतिक वातावरण के अनुकरण वाला प्रशिक्षण क्षेत्र था। रात के समय वहाँ लगभग कोई नहीं आता था। ये लड़का खुद ही मौत के रास्ते पर जा रहा है। स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल पर हमेशा से मुझे निगरानी में रखने वाला सूखा बूढ़ा व्यक्ति धीरे से हंसा। वो उप प्रधानाचार्य यान कुआन था। उसने जिस पालतू जीव के साथ अनुबंध किया था वो एक शैडो घोस्ट डक था। ये ऐसा पालतू जीव था जो बिना किसी आवाज के पालतू प्रशिक्षक की आत्मा को बदल सकता था। इसी शक्ति के सहारे वो लंबे समय से उच्च पद पर बना हुआ था। अगर मुझे मिथकीय अनुक्रम मिल गया तो मैं जीवन काल की सीमा को तोड़ सकता हूँ और इस पूरी इमारत का एकमात्र सच्चा देवता बन सकता हूँ। ओह, यान कुआन काले धुएं में बदल गया और उसी स्थान से तुरंत गायब हो गया। अरीना क्षेत्र, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। मैं एक खुले सुनसान प्राचीन वेदी के खंडहर पर रुक गया। कीतियान अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो अपने अज्ञात विकास रूप में था। उसकी जल अग्नि द्वैत आंखें अंधेरी रात में लाल और नीली मशालों की तरह चमक रही थी। मैंने चारों ओर देखा। बाहर आओ। उप प्रधानाचार्य यान, इतने बड़े मिथकीय स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति होकर मेरे पीछे एक बूढ़े कुत्ते की तरह पीछा कर रहे हो। थकते नहीं हो? ही। लू चेन, तुम सच में डरावने स्तर तक बुद्धिमान हो। काला धुआं धीरे धीरे इकट्ठा हुआ। वेदी के दूसरी ओर यान कुआन की आकृति प्रकट हुई। उसके कंधे पर एक काला जीव बैठा था जिसका पूरा शरीर अनगिनत आंखों से ढका हुआ था। वे सभी आंखें मुझे घूर रही थीं। जब तुम्हें पता ही है कि मैं कौन हूँ तो चुपचाप अपने दोनों दिव्य पालतू जीव मुझे सौंप दो। बूढ़ा तुम्हें आसानी से मौत दे सकता है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी मौत को एक दुर्घटना के रूप में दर्ज करवाकर तुम्हें सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी दिलवा सकता हूँ। मैं हंस पड़ा। मेरे कंधे हंसी के कारण हल्के हल्के कांपने लगे। यान कुआन, क्या तुम बहुत लंबे समय से ऊंचे पद पर बैठे हो? क्या तुम्हारा दिमाग भी उसके साथ खराब हो गया है? तुम्हें सच में लगता है कि योजना कौन किसके खिलाफ बना रहा है? यान कुआन की भौहें सिकुड़ गईं। उसके मन में अचानक एक अशुभ पूर्वाभास पैदा हुआ। उसी समय मेरे पीछे की खाली जगह अचानक हिंसक रूप से फट गई। जो छोटा यू अभी तक पारदर्शी था वो अचानक पूरी तरह प्रकट हो गया। उसके विशाल ऊर्ध्वाधर शरीर के भीतर सुनहरे मिथकीय चिन्ह पागलों की तरह घूमने लगे। एक ही क्षण में मेरे चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र पूरी तरह बंद हो गया। यान कुआन भयभीत होकर समझ गया कि उसका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर मौजूद पालतू जीवों
जीवों की आत्मिक शक्ति भी इसी क्षण पूरी तरह स्थिर हो गई। ये पूर्ण क्षेत्र नहीं, ये असंभव है। तुम तो सिर्फ ब्रॉन्ज स्तर के हो। मैंने आगे एक कदम बढ़ाया। मिथकीय शक्ति के सामने स्तर तुम लोगों द्वारा बनाई गई सीमा को छिपाने वाला सिर्फ एक पर्दा है। मेरी आंखों में अत्यंत ठंडी रोशनी चमकी। मैंने कीतियान की ओर देखा। कीतियान, उसका कौवा तुम्हारा भोजन है। अगले ही पल कीतियान ने ऐसी गर्जना की जिसने पूरी रात को हिला दिया। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी तुरंत उबलते हुए भारी पानी में बदल गई। वो गहरे नीले प्रकाश की एक किरण की तरह सीधे उस शैडो घोस्ट डक की ओर दौड़ा। इसे रोको। यान कुआन पागलों की तरह आत्मिक शक्ति को नियंत्रित करने लगा। काले बतख के शरीर पर मौजूद सभी आंखों ने एक साथ हरे रंग की भयानक रोशनी छोड़ी। वे कीतयान की नसों और तंत्रिका तंत्र को सुन्न करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीतयान की जल अग्नि द्वैत आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वे आत्मिक विष जैसे ही उस सुनहरी रोशनी के संपर्क में आए तुरंत जलकर नष्ट हो गए। कीतयान की एक भयानक गर्जना सीधे छाया की बाधा को पार कर गई। उसने शैडो घोस्ट डक की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। कड़ाक! अंधेरे वातावरण में हड्डी टूटने की साफ आवाज गूंज उठी। मैंने यान कुआन के माथे पर अपना हाथ रख दिया। मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे पेट के अंदर छिपे सारे रहस्य और संसाधन। अब मुझे सब चाहिए। काली रेखाएं मेरी ओर फैलने लगी। मेरी उंगलियां यान कुआन की भौहों में घुस गईं। ये वही व्यक्ति था जो जियांगन प्रांत में बेहद प्रसिद्ध प्लैटिनम स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन इस क्षण वो सबसे शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और मेरे पीछे मौजूद दोनों राक्षसों द्वारा पागलों की तरह बांटकर निगल लिया गया। दूर खड़ी लुओ आनफेई ने इस देव बलि जैसे दृश्य को अपनी आंखों से देखा। उसके हाथ में मौजूद आत्मा पुनर्स्थापन औषधि की बोतल जमीन पर गिर गई। अगली सुबह जियांगन विश्वविद्यालय का नवागंतुक अखाड़ा। ये जगह पहले ही पूरी तरह भीड़ से भर चुकी थी। आज नवागंतुक राजा चुनौती प्रतियोगिता का मुख्य मुकाबला था। विजेता न केवल पूरे विश्वविद्यालय के संसाधनों का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर सकता था, बल्कि उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का एकमात्र अवसर भी मिल सकता था। लुओ आनफेई प्रतियोगियों के क्षेत्र में खड़ी थी। उसकी मानसिक स्थिति में एक अजीब सी रुकावट दिखाई दे रही थी। कल रात मैंने अपनी आंखों के सामने एक प्लैटिनम स्तर के उप प्रधानाचार्य को आसानी से मिटा दिया था। उस दृश्य को देखने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। सिस्टम चेतावनी, तुलना लक्ष्य की युद्ध शक्ति अत्यधिक असामान्य है। लुओ आनफेई कड़वाहट से हंसी। भविष्य की क्षमता को खर्च करना। मेरे सामने तो उसे भविष्य शब्द भी एक विलासिता जैसा लग रहा था। देखो, लू चेन आ गया। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बैठ गई। मैं जम्हाई लेते हुए आगे बढ़ा। मूल रूप से उत्तेजित वरिष्ठ छात्र अचानक शांत हो गए और आधे कदम पीछे हट गए। कल रात उप प्रधानाचार्य यान के गायब होने की खबर अभी तक बाहर नहीं आई थी, लेकिन मैंने मोहाई को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लू चेन, ऐसा मत सोचो कि मोहाई को हराकर तुम खुद को दुनिया से ऊपर समझ सकते हो। पीठ पर भारी तलवार लटकाए एक युवा प्रतियोगी अचानक मंच पर कूद गया। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। मैं दूसरे वर्ष का छात्र परिषद कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आधा प्लैटिनम स्तर। शियांग कुन, मैं स्कूल की ओर से तुम्हें चुनौती देता हूँ। शियांग कुन के पीछे 5 मीटर से भी ऊंचा 8 भुजाओं वाला वज्र योद्धा जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरा। उसकी मांसल सुनहरी त्वचा धूप में चमक रही थी। ये रक्षा और शक्ति का एक भयानक अस्तित्व था। बहुत घमंडी है वो। जियांगन विश्वविद्यालय को क्या समझता है? शियांग सीनियर, इसे खत्म कर दो। लू चेन, तुमने खुद अपनी मौत मांगी है। शियांग कुन की आंखें ठंडी थीं। मेरे मंच पर कदम रखते ही दर्जनों वरिष्ठ छात्रों के शक्तिशाली पालतू जीव भी एक साथ मंच पर कूद गए। अलग अलग तत्वों की आत्मिक शक्तियां आपस में जुड़ने लगीं और अखाड़े के ऊपर मौजूद बादलों तक को तितर बितर कर दिया। मैं घेराबंदी के बीच खड़ा था। मैंने अपने कंधे पर बैठे कीतियान और छोटे यू को थपथपाया। ककीतियान, आज तुम्हें खुलकर मारने की अनुमति है। मैंने छोटे यू की ओर देखा। पूरे मैदान को बंद कर दो। छोटे यू का शरीर तुरंत पारदर्शी से गहरे काले रंग में बदल गया। अनगिनत विकृत अंतरिक्ष लहरें अखाड़े के केंद्र से फैलने लगी। अभी हमला करने वाले शियांग कुन और बाकी लोग अचानक महसूस करने लगे कि उनके पैरों के नीचे की कठोर पत्थर की जमीन एक पल में चिपचिपे अंधेरे तरल में बदल गई है। उस तरल के भीतर मानो करोड़ों हाथ थे जो उनकी आत्माओं को पागलों की तरह खींच रहे थे। ये कैसी दुष्ट तकनीक है? मेरे लिए रास्ता खोलो। शियांग कुन गर्जा। 8 भुजाओं वाले वज्र योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति से स्थान की बाधा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय कीतियान हिल गया। उसने धीमी गर्जना की। उसके मूल नीले काले बाल अचानक उग्र गहरे लाल अग्नि से ढक गए। उसका शरीर आकार में बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसकी जल अग्नि द्वैत आंखों से निकलती लाल चमक ने आसपास की हवा तक को जला दिया। अगले ही पल कीतियान गायब हो गया और अगले सेकंड शियांग कुन के 8 भुजाओं वाले वज्र योद्धा की छाती अचानक धंस गई। वो ऐसा था जैसे किसी मिसाइल ने सीधे उसकी छाती में प्रहार किया हो। धड़ाम! वज्र योद्धा का विशाल शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। उसने लगातार 3 सुरक्षा जादुई संरचनाओं को तोड़ दिया और जाकर दर्शक दीर्घा में जोर से टकराया। पहला, मैंने शांत भाव से कहा। इसके बाद मंच पर चीखें गूंजने लगी। किसी ने भी कीतियान की हरकत साफ नहीं देखी। लोग केवल लाल और नीली रोशनी से बनी एक आकृति को भीड़ के बीच चमकते हुए देख पा रहे थे। हर बार जब वो चमकती, एक वरिष्ठ छात्र खून उगलते हुए हवा में उड़ जाता। उनके पालतू जीवों पर मिथकीय स्तर का दबाव इतना भयानक था कि उनमें पलटकर हमला करने की मूल प्रवृत्ति तक छीन ली गई थी। 1 मिनट से भी कम समय में मंच पर मेरे अलावा केवल बेहोश पड़े प्रतिभाशाली छात्रों के शरीर बचे थे। मैंने नीचे देखा। लुओ आनफेई, अब तुम्हारी बारी है। लुओ आनफेई ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मंच पर चढ़ने लगी। दूर हटो! लुओ आनफेई ने मन में जोर से चिल्लाया। अविश्वसनीय रूप से उसने अपने पुनर्जन्म की इच्छा शक्ति के सहारे सिस्टम के नियंत्रण को जबरदस्ती दबा दिया। वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई। उसने बर्फीले सम्राट को बुलाया तक नहीं, बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के सामने
सामने अचानक घुटनों के बल बैठ गई। मैं हार मानती हूँ और मैं लुओ परिवार की ओर से आवेदन करती हूँ कि मैं आपकी पालतू सहायक बनना चाहती हूँ। पूरा विश्वविद्यालय स्तब्ध रह गया। प्रांतीय राजधानी की नंबर 1 प्रतिभाशाली एसएसएस स्तर की देवी लुओ आनफेई वास्तव में बिना किसी पृष्ठभूमि वाले एक नए छात्र की पालतू सहायक बनना चाहती थी। मैंने नीचे देखकर उसे देखा। मेरे होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान उभरी। पालतू सहायक? लुओ देवी, तुम्हारा स्वाभिमान कहाँ गया? लुओ आनफेई ने सिर उठाया। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक चमकदार थीं। पूर्ण शक्ति के सामने स्वाभिमान कमजोर लोगों का बहाना है। मैं मुड़ा। मैंने उन प्रधानाचार्य और स्कूल के निदेशक मंडल के सदस्यों की ओर देखा जिनके चेहरे पहले ही डर से सफेद पड़ चुके थे। नवागंतुक राजा का स्थान मैं ले रहा हूं और मैंने उनकी ओर देखा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र की चाबी भी मुझे चाहिए। वो गुप्त क्षेत्र, आज से वो मेरे लिए खुला रहेगा। धूप के नीचे मेरी पीठ की परछाई बहुत लंबी हो गई। मेरे कंधों पर बैठे 2 अवर्णनीय छोटे राक्षस इस दुनिया की ओर धीमी और खतरनाक गुर्राहट कर रहे थे। मिथकीय बलि का देवता इसी क्षण आधिकारिक रूप से अवतरित हुआ। जियांगन विश्वविद्यालय के पीछे स्थित गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार अंतरिक्ष पानी की लहरों की तरह हल्के हल्के कांप रहा था। ये पूरे देश द्वारा नियंत्रित सर्वोच्च स्तर के गुप्त क्षेत्रों में से एक था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र। कहा जाता था कि उस महान युद्ध में जिसने अनगिनत देवताओं के पतन का कारण बना था, असंख्य मिथकीय जीवों के अवशेष यहाँ आकर गिरे थे। इसी वजह से यहाँ एक अद्वितीय नियम क्षेत्र बन गया था। मैं प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। लुओ आनफेई सिर झुकाकर सम्मान पूर्वक मेरे पीछे 3 कदम की दूरी पर खड़ी थी। आसपास के सभी गश्ती रक्षक गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। उन्हें जो आदेश मिला था वो बेहद स्पष्ट था। हर कीमत पर लू चेन की हर आवश्यकता पूरी करो। लू साहब, ये युद्ध क्षेत्र का प्रवेश आदेश है। एक प्लैटिनम स्तर के सुरक्षा दल के कप्तान ने दोनों हाथों से एक धातु का कार्ड आगे बढ़ाया। उस पर एक अजीब सा चिन्ह खुदा हुआ था। उसकी आंखों में छिपा हुआ भय साफ दिखाई दे रहा था। मैंने प्रवेश पत्र ले लिया। उसमें मौजूद हल्की सी अंतरिक्ष ऊर्जा को महसूस करते हुए मैंने उस धातु के कार्ड को सहजता से कीतयान की ओर फेंक दिया। कीतयान ने उसे मुंह में दबाकर खिलौने की तरह चबाना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं कि इस तथाकथित देवताओं के संहार के प्रलय की कितनी शक्ति अभी बाकी है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। आसमान और जमीन घूमने लगे। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरे सामने गहरे लाल रंग का एक वीरान मैदान था। आसमान अनगिनत विशाल दरारों से फटा हुआ था। उनमें से अकेली रात जैसी गहरी बैंगनी धुंध बह रही थी। हवा में एक भारी और घनी हत्या की भावना फैली हुई थी। कोई सामान्य पालतू प्रशिक्षक यहाँ खड़ा होता तो शायद उसकी आत्मा भी इस भयंकर दुष्ट ऊर्जा से बिखर जाती। छोटे यू ने उत्साह से एक चीख निकाली। उसके लगभग पारदर्शी अनगिनत टेंटिकल्स खाली हवा में पागलों की तरह नाचने लगे। हर सक्शन कप हवा में तैर रही मिथकीय अवशिष्ट ऊर्जा को खींच रहा था। मिशन लक्ष्य, कम से कम 3 मिथकीय जीवों की सूख चुकी दिव्य अग्नि को खोज कर निगलना। मैंने चारों ओर देखा। मेरी नजर कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक पहाड़ जैसी विशाल समुद्री घाटी पर पड़ी। वो घाटी एक विशाल पक्षी जैसी दिखती थी। भले ही वो 10,000 वर्षों से मृत पड़ी थी, लेकिन उसके आसपास अभी भी कभी न बुझने वाली विनाशकारी दिव्य बिजली घूम रही थी। लुओ आनफेई ने तुरंत मुझे चेतावनी दी। लू चेन, वो थंडरफायर स्वर्गीय पक्षी के पतन का स्थान है। पुनर्जन्म लेने वाली होने के कारण वो इस जगह के नक्शे से पूरी तरह परिचित थी। अपने पिछले जीवन में एक गोल्ड स्तर के पालतू प्रशिक्षक ने उसके पास जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समुद्री घाटी को छू भी नहीं पाया था कि बिखरी हुई बिजली और अग्नि से जलकर राख हो गया। बस उसकी किस्मत खराब थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। कई त्यान तुरंत 3 मीटर ऊंचे विस्फोटक रूप में बदल गया। उसकी जल अग्नि द्वैत आंखें इस अंधेरे युद्ध क्षेत्र में 2 खोजी लाइटों की तरह चमक रही थीं। मैंने आदेश दिया, कई त्यान, उस पक्षी की अस्थि मज्जा निकाल लाओ। छोटे यू, सुरक्षा देना। दोनों एक साथ प्रकाश की धाराओं में बदलकर समुद्री घाटी की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही हम समुद्री घाटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहुंचे, जमीन अचानक जोर से कांपने लगी। अनगिनत गहरे लाल मिट्टी के ढेर फटकर बाहर आने लगे। उनके भीतर से एक एक करके पूरी तरह काले जीव बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में हरी आग जल रही थी। समुद्री घाटी के दानव भेड़िए। जब ये जीव जीवित थे तब शायद सिर्फ सामान्य जानवर रहे होंगे, लेकिन मिथकीय ऊर्जा से पोषित होने के बाद अब उनमें से हर एक के पास ब्रॉन्ज की चरम सीमा, यहाँ तक कि आधे सिल्वर स्तर की ताकत थी। मैंने उन्हें देखा। हट जाओ। मैंने खुद हाथ तक नहीं उठाया। कई त्यान ने अचानक अपना मुंह खोला। मूल रूप से सूखे हुए वीरान मैदान से अचानक गहरे लाल भूमिगत रक्त जल को जबरदस्ती खींच लिया गया। वो रक्त जल अनगिनत तेज धारदार बर्फीले भालों में बदल गया। फिर वे तूफानी बारिश की तरह चारों ओर बरस पड़े। छड़ाक छड़ाक छड़ाक। वे घमंडी समुद्री घाटी के दानव भेड़िए मिथकीय नियमों के दमन के सामने कागज की तरह कमजोर साबित हुए। कई त्यान ने एक भयंकर गर्जना की और सीधे थंडरफायर स्वर्गीय पक्षी की विशाल खोपड़ी के ऊपर छलांग लगा दी। उसकी दोनों मुट्ठियां ऐसी हिंसक शक्ति से घिरी थीं जो अंतरिक्ष तक को चकनाचूर कर सकती थी। उसने जोरदार प्रहार किया। धड़ाम। भयंकर विस्फोट की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उसी क्षण विशाल स्वर्गीय पक्षी की खोपड़ी टूट गई। उसके भीतर से मुट्ठी जितनी बड़ी अस्थिर लाल अग्नि की एक गेंद बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगी। वो सीधे खाली अंतरिक्ष में प्रवेश करना चाहती थी। मैं ठंडे भाव से मुस्कुराया। सोचा था भाग जाओगे। मेरी कमर पर मौजूद छोटा यू तुरंत अपना आयामी क्षेत्र खोलने लगा। अनगिनत टेंटिकल्स ने चारों दिशाओं को पूरी तरह बंद कर दिया। छोटे यू ने अपना मुंह खोला और उस दिव्य अग्नि को एक ही बार में निगल लिया। अगले ही क्षण उसके शरीर की सतह पर अजीब लाल रंग के निशान उभर आए। उसकी मूल ठंडी आभा में अब सब कुछ जला देने वाली हिंसक शक्ति भी शामिल हो गई थी। मैं अगली विरासत की ओर जाने ही वाला था कि दूर क्षितिज पर अचानक आसमान को चीरती हुई एक विशाल सुनहरी तलवार की रोशनी उठी। वो इतनी विशाल थी कि सीधे आकाश को भेदती हुई दिखाई दे रही थी। लुओ आनफेई
ने उस तलवार की रोशनी देखते ही अपना चेहरा पीला कर लिया। वो तलवार संप्रदाय के लोग हैं? ये कैसे संभव है? तलवार संप्रदाय को तो 3 साल बाद ही गुप्त क्षेत्र का मार्ग खोलना था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने उस सुनहरी तलवार की रोशनी के भीतर तैरती कुछ तलवारों को देखा। मेरे कानों में तलवारों की हल्की गूंज सुनाई दी। मैंने हल्की मुस्कान दी। लगता है इस युद्ध क्षेत्र में सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं दफन हैं। यहाँ काफी ऐसे जीवित भूत भी छिपे हुए हैं जो खुद देवता बनना चाहते हैं। मैंने अपनी गर्दन घुमाई। मेरी आंखों में खतरनाक चमक थी। वैसे भी दिव्य अग्नि अभी पर्याप्त नहीं है। कुछ तलवारें लाकर कीतियान को अभ्यास के लिए देना भी बुरा नहीं होगा। मैं लुओ आनफेई को साथ लेकर तलवार की रोशनी की विपरीत दिशा में धीरे धीरे चल पड़ा। इस देवताओं के पतन वाले वीरान मैदान में एक नया देवता सफेद हड्डियों पर कदम रखकर ऊपर उठने वाला था। वीरान मैदान के ऊपर सुनहरी तलवार की रोशनी लगातार चमक रही थी। हर चमक हवा को चीरती हुई तीखी आवाज पैदा कर रही थी। सामने 3 युवक सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनकी पीठ पर सुनहरी छोटी तलवारें कड़ी हुई थी। मैं इन तलवार साधकों की चाल अच्छी तरह समझता था। मैंने अपने कदम रोक दिए। मैंने ऊपर हवा में रुके उन 3 लोगों की ओर देखा। मेरे होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान उभरी। छोटे तलवार साधक। कीतियान को अभी एक अभ्यास के लिए तलवार की जरूरत है। नीचे से एक व्यक्ति की आवाज आई। नीचे वाले साधारण इंसान, अभी जो दिव्य अग्नि तुमने निगली है उसे सौंप दो। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम छूने के योग्य हो। रात की घाटी का युवक ऊंचाई से मुझे देख रहा था। उसने उंगली हल्के से झटका। उसके पैरों के नीचे मौजूद उड़ती तलवार ने तीखी आवाज निकाली। एक तेज तलवार की ऊर्जा सीधे मेरे पैरों के नीचे जमीन पर आकर गिरी। जमीन पर 10 मीटर गहरी दरार कट गई। मैंने ऊपर देखकर कहा, चाहिए तो खुद नीचे आकर ले लो। रात की घाटी के युवक की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी उंगली तलवार की तरह नीचे की ओर कर दी। जाओ। ताइबाई उड़ती तलवार एक सफेद रोशनी में बदल गई। हवा को चीरती हुई वो सीधे मेरे गले की ओर आई। ये तलवार इतनी तेज थी कि सामान्य ब्रॉन्ज स्तर का पालतू प्रशिक्षक उसकी छाया तक नहीं पकड़ सकता था। मैंने शांत स्वर में कहा, कीतियान इसे तोड़ दो। कीतियान ने एक भारी गर्जना की। उसके दोनों पैर हल्के से मुड़े। अगले ही पल उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह आसमान में उछला। उसका काले कवच से ढका विशाल हाथ हवा में घूमती हुई उस तेज उड़ती तलवार को सीधे पकड़ लिया। क्या? नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली। रात की घाटी के युवक का चेहरा बदल गया। उसने पागलों की तरह अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाई। तलवार की ऊर्जा फट पड़ी। कीतियान के हाथ में मौजूद उड़ती तलवार बुरी तरह कांपने लगी। उससे अनगिनत छोटी तलवार की धाराएं बाहर निकलने लगी। उनमें से हर एक इतनी शक्तिशाली थी कि वज्र जैसी कठोर चीज को भी काट सकती थी। लेकिन कीतियान की हथेली पर अचानक गहरे लाल रंग की अग्नि उभर आई। उसकी रक्त नेत्र हत्या की शक्ति सक्रिय हो गई। तलवार की ऊर्जा चाहे जितनी भी उसकी हथेली को काटने की कोशिश करती रही, वो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कड़ाक! कीतियान ने अचानक अपनी मुट्ठी कस दी। वो बेहद महंगी ताइबाई उड़ती तलवार उसके हाथ में दबकर कई स्पष्ट दरारों में टूटने लगी। तलवार को नुकसान पहुंचते ही रात की घाटी के युवक ने मुंह से खून उगल दिया। मैंने मुंह से खून उगला और मेरा शरीर लड़खड़ाने लगा। एक साथ हमला करो, ये बंदर अजीब है। बाकी 2 तलवार साधकों ने तुरंत अपनी उड़ती तलवारें निकाल ली। देखते ही देखते आसमान तलवारों की अनगिनत धाराओं से भर गया और वे सभी नीचे की ओर बरसने लगी। मैंने छोटे यू की ओर देखा। छोटे यू, अब तुम्हारी बारी है। मैंने शांत भाव से आदेश दिया। अब तक खाली अंतरिक्ष में छिपा हुआ छोटा यू आखिरकार सामने आया। उसके टेंटिकल्स हवा में आपस में जुड़कर एक विशाल गहरे बैंगनी जाल में बदल गए। हर टेंटिकल पर अभी अभी निगली गई थंडर फायर शक्ति लिपटी हुई थी। धड़ाम! गहरे लाल रंग की बिजली और बैंगनी शून्य अग्नि आसमान में एक साथ फट पड़ी। आसमान से बरस रही अनगिनत तलवारें जैसे ही उस बैंगनी जाल से टकराईं, वे ऐसे तेजी से सूखने और टूटने लगीं जैसे किसी लकड़ी के डिब्बे को तेजाब में डाल दिया गया हो। मेरी तलवार, मेरी आत्मिक शक्ति गायब हो रही है। एक तलवार साधक भय से चिल्लाया। छोटे यू के टेंटिकल्स जहरीले सांपों की तरह आगे बढ़े और सीधे दोनों तलवार साधकों के टखनों को लपेट लिया। फिर उसने जोर से घुमाया। दोनों तलवार साधक 100 मीटर की ऊंचाई से ऊंट की तरह उलटते हुए नीचे गिरे और वीरान मैदान की लाल मिट्टी पर जोर से जा टकराए। उनकी जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं था। रात की घाटी का युवक पूरी तरह घबरा गया। उसे आखिरकार मेरी भयावह शक्ति का एहसास हो गया। वो मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। उसे छोड़ना मत, मैंने कीतियान को आदेश दिया। कीतियान ने हवा में जोर से प्रहार किया। उसके हाथ में पकड़ी हुई ताइबाई उड़ती तलवार अचानक उसके हाथ से निकल गई और उसने उसे भाले की तरह फेंक दिया। फुफ! उड़ती तलवार सीधे उसके शरीर को भेदती हुई निकल गई। कीतियान ने उस तलवार को निगल लिया। मैं रात की घाटी के युवक के शव के पास गया और वो गुप्त पत्र उठा लिया। मैंने उसे खोला। अंदर की सामग्री पढ़ते ही मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। लुओ आनफेई मेरे पास आई। लूचेन, इसमें क्या लिखा है? मैंने पत्र उसकी ओर बढ़ाया। तलवार संप्रदाय ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के केंद्रीय क्षेत्र में देव संहार मकबरे के तल तक जाने वाला एक प्रवेश द्वार खोज लिया है। वे अभी प्रांतीय राजधानी के सभी प्रतिभाशाली लोगों को वहां बुला रहे हैं ताकि रक्त चिन्ह के माध्यम से प्रवेश द्वार खोला जा सके। मैंने सहजता से वो पत्र जला दिया। फिर मैंने दूर की दिशा में देखा। रक्त चिन्ह, अच्छा है। मुझे भी छोटे यू को अगले स्तर पर ले जाने के लिए थोड़ी उच्च गुणवत्ता वाली रक्त ऊर्जा चाहिए। लुओ आनफेई ने मुझे देखा। मेरे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा मजा इसी बात से आ रहा हो कि दुनिया उलट पुलट हो जाए। वो मन ही मन उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए शो करने लगी जो केंद्रीय क्षेत्र की ओर जाने वाले थे। वे सोच रहे थे कि वे खजाना खोजने वाले शिकारी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली नरक का हत्यारा पहले ही रास्ते पर निकल चुका था। मैंने कहा, चलो हम केंद्रीय क्षेत्र चलते हैं। इस देव संहार मकबरे को उनकी कब्रगाह बना देते हैं। मैं ठंडे स्वर में हंसा और दोनों राक्षसों को लेकर आसमान में उठती धूल के बीच गायब हो गया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र। गहरी लाल ऊर्जा इतनी घनी थी कि लगभग तरल
जैसी लग रही थी। पहाड़ों के बीच एक विशाल कांस्य द्वार क्षैतिज रूप से खड़ा था। उस द्वार पर देवताओं के पतन को दर्शाने वाले प्राचीन चित्र खुदे हुए थे। कांस्य द्वार के सामने पहले ही पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से आए सैकड़ों प्रतिभाशाली लोग जमा हो चुके थे। उनके बीच कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग भी थे जिनकी आभा बेहद गहरी थी। रक्त चिन्ह अभी तक शुरू नहीं हुआ। एक युवा व्यक्ति जो एक विशाल सम्राट ड्रैगन पर सवार था अधीरता से बोला, बस होने वाला है। ये गूने अभी तक वापस नहीं आई है। वो बाहरी क्षेत्र में उन छोटे मोटे जीवों को साफ कर रही है ताकि बलि के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी हो जाए। एक हाथ में मोड़ा हुआ पंखा लिए दूसरे युवक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन तभी उसने देखा कि ये गू का कोई अता पता नहीं है। सफेद हथेली वाले युवक ने अपना पंखा बंद किया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। ये गू जैसी निकम्मी लड़की एक नए छात्र को भी नहीं संभाल सकी। अब जब तुम खुद हमारे सामने आ गए हो तो रक्त चिन्ह की पहली बलि तुम ही बनोगे। मैंने सामने मौजूद लोगों को देखा। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। तुम लोग मुझे बलि बनाना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि तुम्हारा ये दरवाजा मुझे निगल सकता है या नहीं। मैंने कीत्यान की ओर देखा। कीत्यान, मैदान साफ करो। कीत्यान ने आधा कदम आगे बढ़ाया। उच्च शुद्धता वाली ऊर्जा को निगलने के बाद उसके शरीर पर मौजूद काले कवच में अब गहरी सुनहरी धार चमक रही थी। उसने अब अपनी आभा छिपाना बंद कर दिया। ब्रॉन्ज 9 स्टार पूर्णता। दमनकारी शक्ति सुनामी की तरह अचानक फट पड़ी। वो क्या है? ये बंदर। इसकी आभा सिर्फ ब्रॉन्ज स्तर की कैसे हो सकती है? एक प्रतिभाशाली युवक भय से चिल्लाया। उसके बगल में मौजूद सिल्वर स्तर का पालतू जीव तक डर के कारण सीधे जमीन पर लेट गया और कांपने लगा। मैंने हाथ उठाया। जल अग्नि का उलटफेर। कीट जल तलवार। कीत्यान ने एक हाथ जमीन पर मारा। 1000 किलोमीटर के दायरे में जमीन एक पल में गहरे लाल समुद्र में बदल गई। उस समुद्र की हर बूंद का वजन अत्यंत भारी था। धड़ाम धड़ाम। वे अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिभाशाली लोग अपने पालतू जीवों को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं दे पाए। भारी जल दबाव ने उन्हें सीधे कुचल दिया। उनकी हड्डियां टूटने लगी। धड़ाम। धिक्कार है। सब लोग एक साथ हमला करो। पहले इसे मारो। सफेद पंखा पकड़े युवक गर्जा। सैकड़ों पालतू जीवों ने अपनी अपनी शक्तियां एक साथ प्रदर्शित की। लपटें, बर्फ और बिजली अनगिनत प्रकाश की धाराओं में बदलकर मेरी ओर दौड़ने लगी। मैंने छोटे यू की ओर देखा। छोटे यू केवल विकृति। मेरे चारों ओर की अंतरिक्ष अचानक अजीब तरीके से मुड़ गई। वे हमले जिनमें एक छोटे शहर को नष्ट करने की क्षमता थी मेरे शरीर से 3 मीटर पहले पहुंचते ही जैसे किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए। वे बिना किसी आवाज के गायब हो गए। लेकिन अगले ही पल वे उसी हमलावरों की पीठ के पीछे से बाहर निकल आए। चीखें चारों तरफ गूंजने लगी। इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को अपने ही हमलों ने अचानक घेर लिया। छोटा यू अब खाली अंतरिक्ष में पूरी तरह दिखाई देने लगा। उसके हर टेंटकल पर अभी अभी विश्लेषित किए गए नियमों की शक्ति लिपटी हुई थी। वो मानो जीवन काटने वाला मृत्यु का देवता बन चुका था। जहां से भी उसके टेंटकल गुजरते सिल्वर स्तर की रक्षा ढालें कागज की तरह फट जाती। बस तुम लोगों की हद हो गई। अंततः खाली अंतरिक्ष में तलवार संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति भी शांत नहीं रह सका। उसने अपनी विशाल आत्मिक शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया। एक विशाल आत्मिक हथेली मेरे सिर के ऊपर प्रकट हुई और सीधे नीचे गिरने लगी। मैंने अचानक सिर उठाया। मेरी दोनों आंखों में बैंगनी रोशनी विस्फोट की तरह फैल गई। मैं हंसा। बूढ़े आदमी, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। छोटे यू के सिर के ऊपर मौजूद विशाल आंख अचानक खुल गई। एक काली प्रकाश स्तंभ जैसी किरण सीधे आसमान की ओर उठी। उसने उस विशाल आत्मिक हथेली को सीधे चकनाचूर कर दिया। उसी समय कीत्यान ने आसमान की ओर देखकर भयानक गर्जना की। रक्त ऊर्जा के उत्तेजित होने के कारण उसकी एक लाल और एक नीली आंख अपनी चरम सीमा तक घूमने लगी। उसका शरीर अचानक गुब्बारे की तरह फूलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो 10 मीटर ऊंचा हो गया। उसके पूरे शरीर की हत्या की आभा वास्तविक रूप में बदलकर एक लाल कवच जैसी दिखाई देने लगी। कीत्यान ने विशाल वृक्ष के तने जैसी अपनी दोनों भुजाएं घुमाई और भीड़ के बीच सीधे घुस गया। हर मुक्के के साथ खून की एक बड़ी बौछार उठती। सफेद पंखे वाला युवक और वे तथाकथित प्रतिभाशाली लोग कीत्यान के सामने सड़क किनारे उगी घास जैसे कमजोर थे। जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। उसके खून से दरवाजा खोलो। सफेद पंखे वाला युवक भारी पानी में संघर्ष करते हुए पसीने से तरबतर था। मैं ठंडी हंसी हंसा। मेरा शरीर हल्का सा हिला और अगले ही पल मैं सीधे सफेद पंखे वाले युवक के सामने जा पहुंचा। मैंने सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उस विशाल कांस्य द्वार की ओर फेंक दिया। दरवाजा खोलना है तो मैं तुम्हें एक आखिरी सफर करवा देता हूँ। धड़ाम। जैसे ही सफेद पंखे वाला युवक कांस्य द्वार से टकराया, छोटे यू का एक टेंटकल सटीक रूप से उसके सीने में घुस गया। कड़ाक। हजारों वर्षों से बंद पड़ा देव संहार। मकबरे का विशाल द्वार सफेद पंखे वाले युवक की भयभीत चीखों के बीच धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार की दरार से बाहर की तुलना में 100 गुना अधिक घनी प्राचीन ऊर्जा का तूफान बाहर निकला। मैंने पहले ही बेहोश हो चुकी लुओ आनफेई को उठाया और उस विनाशकारी दबाव को झेलते हुए सबसे पहले द्वार के भीतर कदम रखा। मैंने पीछे मुड़कर बाहर मौजूद प्रांतीय राजधानी के प्रतिभाशाली लोगों को देखा। नरक का दरवाजा खुल चुका है। तुम लोग अंदर आने की हिम्मत करते हो? द्वार के बाहर बचे हुए दर्जनों प्रतिभाशाली लोग उस विशाल खुले द्वार को देख रहे थे। द्वार के सामने उनके साथियों की लाशें पहाड़ की तरह जमा थीं, लेकिन उनमें से एक भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं, एक बंदर और एक ऑक्टोपस, हमने प्रांतीय राजधानी के इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को पूरी तरह डरा दिया था। कांस्य द्वार के भीतर कदम रखते ही बाहर का सारा शोर अचानक कट गया। मेरी आंखों के सामने वीरान मैदान नहीं बल्कि शून्य में तैरती हुई एक विशाल भूमि दिखाई दी। उस तैरती भूमि के किनारों से अनगिनत मोटी जंजीरें नीचे लटक रही थीं। हर जंजीर के अंतिम सिरे पर एक सूखी हुई लाश बंधी थी जिससे अब भी रहस्यमय दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। लुओ आनफेई की आंखें चौड़ी हो गईं। ये देवताओं के लिए पोषण का
मैदान है। अपने पिछले जीवन में उसने केवल इतना सुना था कि देव संहार मकबरे में बहुत बड़े अवसर छिपे हुए हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि यहाँ ऐसा भयावह दृश्य भी मौजूद है। मैंने शून्य में कदम रखा। छोटे यू के टेंटिकल्स हवा में बिना किसी आवाज के सरक रहे थे और उनके पीछे अदृश्य तरंगे उठ रही थीं। मिशन मिथकीय हथियार को पुनर्जीवित करना। चलो भूमि के नीचे चलते हैं। मैं किसी दिशा का अंदाजा लगाकर आगे बढ़ा और छोटे यू को आदेश दिया। छोटे यू का शरीर तुरंत धुंधला हो गया। उसने मुझे और लुओ आनफेई को साथ लेकर सीधे अंतरिक्ष को भेद दिया और हमें तैरती हुई भूमि के पीछे पहुंचा दिया। वहां ऊपर की ओर जाने वाला एक विशाल गड्ढा था। उसकी सीमा पर मौजूद चट्टानें सुनहरे पीले धातु जैसी चमक रही थीं। मैंने उस पर दस्तक दी। ठक ठक अंदर से गहरी और भारी ध्वनि निकली। लुओ आनफेई ने आश्चर्य से कहा, लू चेन, यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने पहले उस दिव्य वृक्ष के पास खोजे गए लाल और नीले पत्थर में महसूस की थी। मैं पत्थर के कमरे के अंदर चला गया। कमरे के केंद्र में एक अंडाकार पत्थर हवा में तैर रहा था। उससे भारी पृथ्वी तत्व और प्रबल दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। मैंने उस मूल सार की ओर इशारा किया। कीतियान, ये तुम्हारा है। कीतियान ने उत्साह से एक गर्जना की। उसकी लाल और नीली आंखों से चमकदार रोशनी निकली। लेकिन जैसे ही मैं उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, अचानक अंधेरे में से कई काली चीजें बिजली की गति से बाहर निकली। उन्होंने मूल सार को जबरन छीन लिया। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। छिपकर वार करने वाले चूहे, बाहर निकलो। छोटे यू ने तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। शून्य में अचानक एक भारी आवाज गूंजी। काले वस्त्रों में लिपटी एक सूखी सी आकृति लड़खड़ाते हुए बाहर गिरी। उसके हाथ में सफेद हड्डी का एक राजदंड था। बाहरी व्यक्ति, ये उस क्षेत्र का खजाना है, इसे नीचे रख दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। उसकी आवाज कर्कश थी। उसके शरीर से प्लैटिनम स्तर की चरम शक्ति का भयावह दबाव फैल रहा था। वो ठंडी आवाज में बोला, इस युद्ध क्षेत्र में मैं ही स्वामी हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, स्वामी? इस जगह पर? मेरा शरीर अचानक आगे उछला। उसी समय कीतियान ने हवा में अपनी आकृति बदल ली। उसके शरीर पर लाल अग्नि जैसी चमक फैल गई। उसकी मुट्ठी पर लाल ऊर्जा ठोस रूप लेने लगी। मैंने गरज कर कहा, मेरे लिए इसे तोड़ दे। कीतियान ने अपनी विशाल शक्ति से भरी मुट्ठी काले वस्त्र वाले व्यक्ति के हड्डी के राजदंड पर दे मारी। कड़ाक! प्लैटिनम स्तर का हड्डी का राजदंड कीतियान की एक ही चोट से बुरी तरह मुड़ गया। उसी समय छोटे यू की थंडरफायर टेंटिकल्स शून्य से बाहर निकले और सीधे उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति की गर्दन से लिपट गए। वे उसकी आत्मा और शक्ति को तेजी से सोखने लगे। नहीं, ये असंभव है, तुम तो सिर्फ ब्रॉन्ज स्तर के हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि थंडरफायर और शून्य की दोहरी शक्ति के विनाश के नीचे उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बदल गया। कीतियान ने तुरंत मूल सार भ्रूण को निगल लिया। कीतियान के शरीर पर तरल जैसी गहरी सुनहरी धातु की एक परत उभर आई। फिर वो तेजी से जमने लगी और कुछ ही क्षणों में एक भव्य हड्डियों से बना दिव्य कवच बन गया। मैं उस पत्थर के कमरे के बीच खड़ा था। मेरे हाथ में मूल सार की बची हुई गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने लुओ आनफेई की ओर देखा। लुओ छात्रा, तुम्हारा तुलना सिस्टम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब उसे तुम्हें यह बताना चाहिए कि तथाकथित पुनर्जन्म का फायदा पूर्ण हिंसा के सामने बेकार कागज से भी कम है। लुओ आनफेई ने कड़वाहट से सिर झुका लिया। उसके दिमाग में मौजूद सिस्टम अब मेरे खिलाफ कोई मिशन जारी नहीं कर रहा था। वहाँ केवल खून जैसे लाल अक्षरों में एक चेतावनी रह गई थी। मैंने कहा, चलो, इस तैरती भूमि के शीर्ष पर अभी और भी अच्छी चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। मैंने कीतियान को साथ लिया और उन अवशेषों को पार करते हुए तैरती भूमि के ऊपर मौजूद गहरी सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। ये देव संहार मकबरा अभी अभी अपने खूनी और भव्य रहस्य का पहला पर्दा उठा रहा था। पत्थर के कमरे के अंदर सुनहरी पीली रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वो अंडाकार मूल सार पत्थर मानो कीतियान की ओर आकर्षित हो रहा था। मैंने देखा कि कीतियान उसे निगलना चाहता था। मैंने कहा, अगर तुम इसे निगलना चाहते हो तो इसे पूरा निगल लो। धड़ाम! कीतियान के पूरे शरीर का गहरा सुनहरा तरल अचानक फैल गया। वो अनगिनत महीन टेंटिकल्स में बदल गया और सीधे मूल सार पत्थर की सतह में घुस गया। एक लाल और एक नीली, दो चरम दिव्य शक्तियां उन टेंटिकल्स के रास्ते तेजी से कीतियान के शरीर में प्रवाहित होने लगी। मूल रूप से सुनहरे पीले रंग का मूल सार पत्थर कीतियान के लगातार अवशोषण के कारण तेजी से फीका पड़ने लगा। अंत में वो पूरी तरह टूटकर पाउडर में बदल गया। मैंने उस पाउडर में अंतरिक्ष के अवशेषों जैसी ऊर्जा महसूस की। छोटे यू का एक टेंटिकल आगे बढ़ा और उसने उस पूरी बची हुई ऊर्जा को भी निगल लिया। लेकिन उसी समय पूरी तैरती हुई भूमि अचानक जोर से कांप उठी। क्या हो रहा है? लुओ आनफेई लगभग अपना संतुलन खो बैठी। मैं तैरती भूमि के किनारे तक गया। मैंने नीचे बने एक छेद से बाहर झांका और मेरी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। तैरती हुई भूमि को सहारा देने वाली वे विशाल जंजीरें जो अब तक स्थिर थीं, एक के बाद एक टूटने लगी थीं। वे एक के बाद एक टूटकर अलग होने लगीं। वे सूखे हुए दिव्य शव मानो किसी रहस्यमय बुलावे से प्रभावित हो गए हों। उनके खाली नेत्र गर्तों में अचानक भयानक हरी रोशनी जल उठी। बाहर किसी ने उन्नति के बड़े गठन को छेड़ दिया है। मैं ठंडी हंसी हंसा। लगता है जो प्रतिभाशाली लोग बाहर रोके गए थे उन्होंने अब अपने से भी मजबूत सहारा बुला लिया है। गुप्त क्षेत्र का द्वार। 3 सफेद बालों वाले बूढ़े हवा में खड़े थे। हर एक के शरीर से निकलने वाली आभा ईंधन से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। वे असली प्लैटिनम स्तर के चरम योद्धा थे, बल्कि डायमंड की सीमा को छू चुके प्रांतीय राजधानी के पुराने परिवारों के पूर्वज थे। ये देव संहार मकबरा खुल चुका है। किसी भी हालत में एक ऊपर से आने वाली विनाशकारी शक्ति को महसूस करते हुए भी मैं पीछे नहीं हटा। इसके उलट मेरी आंखों में बैंगनी चमक और गहरी हो गई। मैंने लुओ आनफेई की ओर देखा। लगता है तुम्हारी पिछली जिंदगी की यादों में ये नहीं लिखा था कि ये बूढ़े इतने पागल हो जाएंगे। लुओ आनफेई का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। लू चेन, ये 3 प्लैटिनम स्तर के चरम योद्धाओं का संयुक्त हमला है। हम इसे रोक नहीं सकते। जल्दी भागो। भागूं? मैं हल्के से हंसा और कीतियान के कंधे पर थपकी दी। कीतियान, उन्हें दिखाओ कि असली
असली झेनहाई क्या होता है। कई त्यान ने आसमान की ओर देखकर भयानक गर्जना की। उसके शरीर पर मौजूद गहरे क्रिस्टल का दिव्य कवच अचानक चमकदार दिव्य प्रकाश से फट पड़ा। वो सीधे ऊपर मौजूद विशाल छेद की ओर उछला। उसने अपनी दोनों भुजाएं फैला दी और अपने ज्यादा बड़े न होने वाले शरीर से आसमान से गिर रहे उस विशाल पत्थर के दबाव को जबरन रोक लिया। भारी दबाव के नीचे कई त्यान का शरीर टूटने के बजाय और अधिक विशाल तथा ठोस होता गया। उसके पीछे 100 मीटर ऊंची एक भव्य छाया प्रकट हुई। उसके हाथ में दिंघाई दिव्य छड़ी थी। वो उस युग के अद्वितीय राक्षसी स्रोत जैसा प्रतीत हो रहा था। मैंने ठंडी आवाज में आदेश दिया, वापस जाओ। कई त्यान ने दोनों मुट्ठियां एक साथ आगे बढ़ाई। धड़ाम, उसने उस विशाल दैवी पत्थर की छाया को जबरन पीछे धकेल दिया। बाहर मौजूद तीनों पूर्वजों ने एक साथ खून उगल दिया। उनके चेहरे पर अविश्वास छा गया। ये कैसे संभव है? अंदर आखिर छिपा क्या है? मैं लुओ आनफेई को साथ लेकर की त्यान के कंधे पर खड़ा था। चारों ओर टूटती हुई दिव्य रोशनी के बीच मैंने नीचे मौजूद उन तीनों बूढ़ों को ठंडी नजरों से देखा। बूढ़ों, अगर तुम लोग खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा बड़ा खेल खेलता हूँ। मैंने अपनी उंगली उठाई और शून्य में हल्का सा स्पर्श किया। छोटे यू आयामी अवतरण। इस पूरे 10 ली के क्षेत्र को गहराई में खींच लो। रात फिर से उतर आई, लेकिन इस बार ये अनंत निराशा की रात थी। जैसे ही मेरा हाथ नीचे आया, छोटे यू के सिर के ऊपर मौजूद विशाल नेत्र से अचानक गहराई जैसी काली रोशनी फूट पड़ी। अगले ही क्षण आसमान को जबरन चीर दिया गया। 10 ली के दायरे का पूरा अंतरिक्ष मानो किसी अंतहीन प्रलय में गिर गया। शून्य से हजारों किलोमीटर लंबे अनगिनत गहरे बैंगनी टेंटकल्स बाहर निकले। वे विनाशकारी शक्ति के साथ सीधे उन तीनों प्रांतीय राजधानी के पूर्वजों के मुख्य पालतू जीवों से लिपट गए। ये कैसी दुष्ट शक्ति है? मेरा आधा डायमंड स्तर का फुहाई रीफ वो कांप रहा है। सबसे आगे खड़े सफेद वस्त्र वाले पूर्वज ने भयावह चीख निकाली। अनगिनत रक्तिम नेत्रों की निगाह के नीचे उसका विशाल अजगर अचानक अपना विवेक खो बैठा। वो निराश होकर अपने ही शरीर का मांस नोचने लगा। जल्दी पीछे हटो। बाकी दोनों पूर्वजों का भी कलेजा कांप उठा। वे पूरी शक्ति से अपनी आत्मिक शक्ति चलाकर अंतरिक्ष को चीरने और भागने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें देखकर ठंडी हंसी हंसी। अब जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। मैं 100 मीटर ऊंची राक्षसी छाया के सिर के ऊपर खड़ा था। मेरी आंखें इतनी ठंडी थीं जैसे कोई मृत्यु का देवता नीचे मौजूद सामान्य मनुष्यों को देख रहा हो। मैंने कहा, की त्यान, उन्हें कुचल दो। की त्यान ने आसमान की ओर देखकर पागलपन भरी गर्जना की। अभी अभी निर्मित झेनहाई दिव्य कवच से चकाचौंध कर देने वाली गहरी क्रिस्टलीय रोशनी फूट पड़ी। विशाल राक्षसी आकृति अचानक नीचे गिरी। वो मानो किसी टूटते हुए तारे की तरह धरती पर आ रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। गहराई के क्षेत्र में लगातार 3 विशाल रक्त कुहासे फट पड़े। जियांगन प्रांत के तीनों प्रतिष्ठित प्लैटिनम स्तर के पूर्वज अपने अपने शीर्ष पालतू जीवों के साथ एक ही पल में मांस के कीचड़ में बदल गए। उनकी विशाल रक्त ऊर्जा को छोटे यू ने लालच से निगल लिया। यहाँ तक कि उनकी एक भी आत्मा बचकर नहीं निकल सकी। लुओ आनफेई जमीन पर बिखरे अवशेषों को देखकर स्तब्ध रह गई। अपने पिछले जीवन में जो महान व्यक्ति उसके लिए आसमान जितने ऊंचे और अछूते थे, वे मेरे सामने घास की तरह कमजोर निकले।